वेलकम अगेन। जो अभी आपको ये पता है काफ़ी लंबा टाइम हो गया था कोविड का, और बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हो गई थी जिसके कारण वीडियो नहीं आ रही थी। अब मिडेवल इंडिया की जितनी भी मिडेवल इंडिया जैसे बहुत दोस्तों को पढ़ना था और बहुत लोगों को मिडेवल इंडिया के बारे में जानना था, तो एक एक करके मिडेवल इंडिया के एक अलग अलग स्टोरी, एक पूरी सीरीज़ मिडेवल इंडिया की मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। उसमें से जो पहला आता है भाग कि मिडेवल इंडिया स्टार्ट कहाँ से हुआ, उसके बाद मिडेवल इंडिया में मुसलमान जो थे वो कैसे, कि कौन कौन आए थे, किस तरीके से आए थे और किस किस नंबर पे आए थे, और किस तरीके से ये जो हमारा हिंदुस्तान था उसके ऊपर दिल्ली सल्तनत का जन्म हुआ, और किस तरीके से मुगल एम्पायर आया। और ये दो बड़े स्तंभ है एक पूरे मिडेवल इंडिया हिस्ट्री के। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें मिडेवल इंडिया की, तो जैसे कि आज आप जानते हैं जैसे यूएस और यूरोप है जितना अमीर, उतना ही अमीर हमारा भारत देश था, और इसीलिए उसको सोने की चिड़िया भी कहते थे। लेकिन अगर हम बात करें कि मिडेवल इंडिया स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो हिस्टोरियंस का मानना था कि जो हर्षवर्धन और जो पुलकेशिन सेकंड थे, इनके टाइम में जब लड़ाई चल रही थी तब से मिडेवल इंडिया हमारा एंशंट हिस्ट्री, जो एंशंट इंडिया था वहाँ से कट के मिडेवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया स्टार्ट हुआ। तो जब ईरानियों ने देखा कि भाई साहब इतना ज़्यादा इनके पास धन है, इतना ज़्यादा इंडियंस अमीर है, तो क्यों ना उस पर कब्जा किया जाए। तो अल हजज जो थे, अल हजज, इन्होंने क्या किया, दो बार भारत पे अटैक करवाया, लेकिन दोनों के दोनों बार भारत पे जो अटैक था इनका फेल हो गया। लेकिन फिर इनका जो बेटा आया और जो इनका नेफ्यू था, इन दोनों ने मिलकर भारत पे अटैक किया, और फिर 712 और 713 एडी में इन्होंने सिंध और मुल्तान को कब्जा कर लिया। पूर्ण तरीके से भारत पे कब्जा नहीं किया था, और इनकी सोच क्या थी कि भारत को लूटना है, ना कि भारत के ऊपर राज करना है। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे आने वाले कॉम्पिटिशन्स में पूछा भी जाएगा। उसके बाद कौन आया, जब महमूद ऑफ गजनी था, ठीक है, गजनी ने देखा कि भाई जब इराक में जो अल हजज के बेटे और नेफ्यू अटैक कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो जो गजनी था इसने अपनी गद्दी 1997 एडी को संभाली, और जैसे इसने गद्दी संभाली इसने क्या देखा, हमारे भारत का कितना धन भारत के पास है इसकी नजर में आ गया। तो इसने 1001 एडी में अपना पहली लड़ाई स्टार्ट करी, और किसके अगेंस्ट की, जयपाला जो पंजाब में किंगडम था उसके अगेंस्ट की। और वो जो बैटल हुई थी वो वाहिन में हुई थी, इसलिए उसको बोलते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ वाहिन, ठीक है। ये 1001 एडी में था। फिर ये यहां से खजाना लूटा और लूट के ले गया। फिर 1007 एडी में इसने दोबारा अटैक किया, और सेकंड बैटल ऑफ वाहिन यहां पे हुई। टोटल अगर कुल मिला के बात की जाए तो टोटल 17 अटैक किए थे इसने। 17 अटैक 1001 से लेके 1027 तक, मतलब 1001 से लेके 1027 एडी तक इसने टोटल 17 अटैक किए। ऑन एन एवरेज की बात करें हर 1 साल 4 महीने के अंदर इसने अटैक किया और भारत को लूटा। अब जो सबसे फेमस अटैक है जिसके बारे में कहानियां भी बनी है और बहुत सारे एपिसोड और सीरियल्स भी बने हैं, सोमनाथ मंदिर। जो सोमनाथ मंदिर था इसने 1025 में लूटा, और ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सोमनाथ मंदिर में माना जाता था कि जो हमारे शिव हैं या और जो जितने भी हिंदू डायटी हैं उनके सोने से और बहुत प्रीशियस मेटल से उनका वहां पे हमने स्कल्पचर बनाया था, और ये इसको अपने साथ ले गया। और सोमनाथ मंदिर में जो एनॉर्मस वेल्थ थी उसको भी अपने साथ ले गया। तो ये जो थी मोहम्मद गजनी, इसने बार बार हिंदुस्तान पे अटैक किया, बार बार हिंदुस्तान को खरोचा, और जितना भी उसका वेल्थ था उसको एक्सट्रैक्ट किया। और अगर हम बात करें लिटरेचर की, लिटरेचर इसके टाइम में कौन कौन से लिखे गए थे, तो इसके टाइम में इसके कोर्ट में 3 ऐसे थे लिटरेचर या फिर लिखने वाले जिन्होंने किताबें लिखी थी जिनके बारे में हमको एज अ स्टूडेंट पता होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों किताबें किसी न किसी कंपटीशन में पक्का ही आएगी। अगर हम बात करें इन तीनों में से, तो जो फेमस है इन तीनों में से, जो हिस्टोरी जो मतलब एग्जाम पैटर्न के हिसाब से जो फेवरेट है वो है अल बिरूनी। अल बिरूनी ने क्या लिखा था, अल बिरूनी ने लिखा था तहकीके हिंद, और कहीं कहीं पे तारीखे हिंद भी इसको मेंशन करते हैं, तो इसको याद रखना, ठीक है। दूसरा था फिरदौसी। जो हमारा फिरदौसी था वो पर्शियन पोएट था, और उसने क्या लिखा था, शहनामा लिखा था। और फिर था उतूबी। उतूबी ने क्या लिखा था, एक लिखा था किताबुल यामिनी और तारीखे यामिनी। अब इसको याद करने का क्या तरीका है, जस्ट एक ट्रिक है कि जो उतूबी था, उतूबी यामिनी से बहुत ज्यादा प्यार करता था, तो जिस किताब के आगे यामिनी आएगा तो आपको क्या देखना है, ये उतूबी की गर्लफ्रेंड है। यहाँ पे भी यामिनी, इसलिए किताब का नाम भी यामिनी, यहाँ पे भी यामिनी तो तारीख का नाम भी यामिनी। तो बस यही चीज याद रखना है, जहां पे यामिनी आएगा वो उतूबी यामिनी, इनका अपना रिलेशन चल रहा है, ठीक है। ये हो गया मोहम्मद ऑफ गजनी जिसने भारत को 17 बार लूटा। लेकिन भारत के पास इतना वेल्थ था कि 17 बार लूटने के बाद भी भारत के पास अभी भी बहुत ही ज्यादा अमाउंट में वेल्थ बचा। तो उस वेल्थ को लूटने के इरादे से कौन आया था, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी आया, इसने फर्स्ट बैटल ऑफ तारियन लड़ा।
पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ। लेकिन पृथ्वीराज चौहान उस टाइम के माइटी राजा थे और ये लड़ाई हुई कब थी? 1191 एडी में। तो इन्होंने मोहम्मद गोरी को हरा दिया, लेकिन अपना बड़प्पन साबित करने के लिए इन्होंने इनको जिंदा छोड़ दिया। अब ये गए कहां पे? मोहम्मद गोरी था बहुत ज्यादा अपने आप में मानने वाला राजा। इसने 1 साल मेहनत की और 1 साल मेहनत करने के बाद, बच्चों 1 साल मेहनत करने के बाद यूपीएससी निकले ना निकले, बंदे ने 1 साल मेहनत करने के बाद सेकंड बैटल ऑफ तहरीन किया और उसमें पृथ्वीराज चौहान को इन्होंने हरा दिया और उन्होंने कोई बड़प्पन नहीं दिखाया, इन्होंने उनको कर दिया एलिमिनेट। अब बात आता है, क्वेश्चन भी उठ सकता है कि जो पृथ्वीराज चौहान मरने के बाद किंगडम तो इतना सारा था, ये राज करने के उससे आए नहीं थे, ये लूटने के उससे आए थे। तो जो पृथ्वीराज के जो सक्सेसफुल डिसेंडेंट थे उन्होंने अपना किंगडम बनाया चित्तौड़गढ़ को, और चित्तौड़गढ़ में जाके फिर उन्होंने अपना जो बाकी किंगडम को चलाया था चित्तौड़गढ़ से। अब आता है सेकंड बैटल ऑफ चंदेवाड़। जो बैटल ऑफ चंदेवाड़ था, क्योंकि मोहम्मद गोरी रुकने वाला था नहीं, ये चाहता था जितनी भी इंडिया का वेल्थ है या तो मैं उसको ले जाऊं या उसको तबाह कर दूं। तो चंदेवाड़ में लड़ाई हुई और इसमें क्या हुआ, जयचंद के साथ लड़ाई हुई, जो राजा था वहां का जयचंद, उसके साथ लड़ाई हुई। और 1194 में, मतलब 2 साल के अंदर अंदर इसने आर्मी को दोबारा इतना तैयार किया कि कन्नौज पे हमला करके जयचंद को हरा दिया। अब बात करें, उसका एक जनरल था जिसने हिंदुस्तान के ऊपर एक काला स्याही पोंछ दी थी, उसका नाम था बख्तियार खिलजी। ये बख्तियार खिलजी था कौन? और इस पे गुस्सा जो अभी हिंदू है या मुस्लिम है, जो भी अभी हिंदुस्तानी है, उनको गुस्सा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आप खुद सोचिए। बख्तियार खिलजी उनका एक गवर्नर था जिसने नालंदा और विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटी को जला दिया। और यह माना जाता है कि इसके अंदर इतना खजाना था किताबों का कि इसको जलने में 6 से 8 महीने लग गए। अब ये सोचिए इसने कितनी सारी भारत की जो अतुल्य किताबें थी उनको जला दिया। तो इसलिए बख्तियार खिलजी के ऊपर पूरे हिंदुस्तानी, चाहे हिंदू है या मुसलमान, आज के टाइम में बख्तियार खिलजी को कोई पसंद नहीं करना, अभी कोई पसंद नहीं करता होगा, क्योंकि अगर ये किताबें हमारे पास होती तो शायद आज टेक्नोलॉजी और साइंस में इंडिया सबसे आगे होता। और इन्होंने ये काम जो था, ये क्या हुआ, फिर बख्तियार खिलजी के गवर्नर थे, अब इनकी भी डेथ होगी। तो डेथ होने के बाद जो इनके सबसे ज्यादा ट्रुथफुल बंदे थे वो कौन थे? 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक, बस नाम याद रखना भी। अब बात आती है एक सूफी संत के बारे में। तो जो इनके टाइम में आए थे सूफी संत, वो थे मोइनुद्दीन चिश्ती। अब बात आती है मोइनुद्दीन चिश्ती थे कौन? तो जो मोइनुद्दीन चिश्ती थे, पहली चीज कहां से आए थे? ये आए थे अफगानिस्तान से, और जहां पे इनकी मजार है, मतलब टूम्ब ऑफ मोइनुद्दीन चिश्ती, तो उसको हम कहते हैं आज के टाइम में अजमेर शरीफ, जहां पे सारे धन के लोग जाते हैं और उनको जो मजार है उन पे अपना माथा टेकते हैं। लेकिन जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इनके मरने के बाद इन्होंने क्या किया, यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की फॉर्मेशन की। अब अगर बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो ये अपने आप में ही स्लेव थे, ठीक है। इसीलिए दिल्ली सल्तनत में जो पहली डायनेस्टी बनी थी वो बनी थी स्लेव डायनेस्टी। सो ये मुस्लिम इन्वेजन भारत के अंदर कैसे हुआ, ये हमने आज कवर किया। अब जो अगली वीडियो आएगी उसमें आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में, जो स्लेव डायनेस्टी और जो दूसरी डायनेस्टी थी हमारी खिलजी डायनेस्टी, उनके बारे में पूर्ण तरीके से आपको पता चलेगा। वेलकम अगेन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मिडेवल इंडिया की एक सीरीज आने वाली है, तो मिडेवल इंडिया का जो सेकंड आता है कि ये मुस्लिम इन्वेजन के बाद, कि मुस्लिम इन्वेजन के बाद किसने अटैक किया, कैसे अटैक किया, दिल्ली सल्तनत क्या थी, तो इसके बारे में आज हमको डिस्कस करना है। तो अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत की, तो दिल्ली सल्तनत को फॉर्म किसने किया था? हमने लास्ट क्लास में देखा था, लास्ट वीडियो में देखा था, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। जो हमने देखा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक आए थे, ठीक है, और ये इन्होंने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी और शुरुआत की थी। तो बात करें अगर हम दिल्ली सल्तनत की, तो जो दिल्ली सल्तनत था वहां पे ये बोलते थे कि सुल्तान ऑफ दिल्ली ने राज किया था। अब ये क्या होते थे, इनमें सबसे पहले आया था स्लेव डायनेस्टी, जिसको बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। इसका दूसरा नाम होता है जो कई बार पेपरों में आ जाता है, जो बच्चों को बिल्कुल भनक तक नहीं रहती, वो है इलबारी, ठीक है। उसके बाद है हमारा खिलजी। खिलजी के अंदर ही हमारा जो फेमस पद्मावत थी मूवी जो बनी है रणवीर सिंह की, ये सारी चीजें खिलजी डायनेस्टी के अंदर हमें ठीक तरीके से पढ़ना है। और जो खिलजी के रिफॉर्म्स थे और जो इन्होंने मिनिस्ट्रीज खोली थी, जो भी खिलजी और तुगलक, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इनके अंदर जो जो किताबें लिखी गई थी वो सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए एंड तक जितने भी पार्ट है वीडियो के आप इनके साथ रहना, ठीक है। बाद में तुगलक, सैयद और लोधी डायनेस्टी लास्ट डायनेस्टी थी, जिसके बाद बाबर आया था हिंदुस्तान में, ठीक है। तो अगर हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे ये पहले मुस्लिम राजा थे जिन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर राज किया, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, कुतुब मीनार की इन्होंने काम स्टार्ट कराया। आज के टाइम में जो कुतुब मीनार 5 मंजिल का था, इन्होंने काम स्टार्ट कराया और शुरुआत की 2 मंजिलें बनाई। बाद की जो मंजिल थी आने वाले राजाओं ने उनको बनाया था, ठीक है। और जो मलिक और सिपह सालार थे,
जो कि मोहम्मद गोरी के टाइम से थे, क्योंकि हमको पता था ये भी एक स्लेव है मोहम्मद गोरी के टाइम से। तो उन्होंने ये मलिक और सिप्पे सालार जो मोहम्मद गोरी ने बनाया था उसको पूरी तरीके से अपना लिया था और उसके हिसाब से अपने सिस्टम को रन किया था। अब बात आती है, बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं दो अलग अलग करके क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर पहली मस्जिद कौन सी बनी थी। तो हमको एक बात याद रखनी है, जो पहली मस्जिद हिंदुस्तान के अंदर बनी थी और बनवाई थी, वो बनवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जो पहली मस्जिद थी उसका नाम था कुवैत उल इस्लाम, जो कि कहाँ बनी थी, हमारी दिल्ली में बनी थी। और जो दूसरी है वो हमारा बना था 2.5 दिन का झोपड़ा, ये कहाँ बना था, हमारा अजमेर में बना था। अब ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे ये बहुत ज्यादा दान करते थे, ठीक है, इसलिए इनको लाख बख्श भी कहा जाता था, या फिर जिसका मतलब होता है हमारा गिवर ऑफ लैक्स, ठीक है। अब इनके दरबार में जो हमको अच्छे से चीजें पढ़नी है, लिटरेचर, क्योंकि लिटरेचर हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। अब लिटरेचर में आता है हसन निज़ामी। हसन निज़ामी ने क्या लिखा था, ताजुल मसीर जो था, इन्होंने किताब का नाम, वो किताब लिखी थी। और दूसरा था फखरुद्दीन, ये क्या करते थे, ये ऐबक को पैट्रोनाइज करते थे, ठीक है। अब जो फखरुद्दीन थी, इन्होंने क्या लिखी थी, तारीखी मुबारक शाही। तारीखी जो मुबारक शाही किताब थी वो फखरुद्दीन ने लिखी थी। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, क्योंकि हमको चाहिए पेपर में मार्क्स, ठीक है। अब जो हसन निज़ामी थे, ये सोच लीजिए ये एक तरह के निज़ाम थे, और निज़ाम कहाँ होते हैं, निज़ाम होते हैं बड़े लोग, ठीक है। अब बड़े लोग कहाँ रुकेंगे, बड़े लोग ढाबे में रुकेंगे, ताज में रुकेंगे, कहाँ रुकेंगे, ताज में रुकेंगे। तो इन्होंने कौन सी किताब लिखी, ताजुल मसीर, ठीक है। और जो फखरुद्दीन है, फखरुद्दीन को क्या थी, फ़क्र कब होते हैं, फ़क्र माँ बाप कब होते हैं, जब कोई अच्छा काम बच्चे करते हैं और उनको मुबारकबाद देते हैं। तो इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, मुबारक शाही, ठीक है। याद करने का तरीका है, हमको पेपर में नंबर लाने हैं और इस तरीके से पेपर में नंबर आएंगे, ठीक है। जो सेकंड रूलर थे वो है हमारे इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश कौन थे, सबसे पहले हमको ये जानना है। जो हमारे इल्तुतमिश थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि जो राजा है, ठीक है, इनको तो पहले ये माना जाता था कि ये रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत ये है, ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन में बहुत बार आ चुका है ये कि रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत कौन है, और ऑप्शन में हमेशा पहला ऑप्शन जो होगा कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। लेकिन हमें किस पे टिक करना है, हमें टिक करना है इस पे, इल्तुतमिश पे। रियल फाउंडर ये थे। अब ऐसा रियल फाउंडर क्यों मानते थे, क्योंकि जो बगदाद के जो खलीफा थे उन्होंने क्या बोला कि दिल्ली सल्तनत अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सल्तनत है। पहला पॉइंट ये हो सकता है। दूसरा पॉइंट, जो चंगेज खान था, जो माना जाता था कि मंगोल का सबसे भयानक राजा और उस टाइम का सबसे भयानक राजा था भी, वो ख्वारिज़म शाह के पीछे था। तो ख्वारिज़म शाह आया था इस भाई के पास, बोला कि भाई मेरे को रहने के लिए जगह दो। इसने कहा ना, तेरे चक्कर में मैं थोड़ा ना करके बाहर जाऊंगा, मेरी अपनी दिल्ली सल्तनत चलने दो। तो इसने मना कर दिया। तो इसलिए इसने हिसाब से अपने चंगेज खान से अपने आप को बचा लिया। और इसने तीसरी चीज की जो पेपर में उठ के आती है, चालीसा। अब ये चालीसा कौन सी चालीसा है, 40 मेंबर वाली चालीसा है, ना कि हनुमान चालीसा, इसको याद रखना। अब ये चालीसा थी 40 मेंबर्स की, इसने अपने मिनिस्टर्स बनाए थे। और ये जो 40 मेंबर्स थे ये मोस्ट पावरफुल मेंबर थे जो इसके कोर्ट में थे। कुतुब मीनार का काम जो था इसने कंप्लीट किया था, जो 5 मंजिल तक बनी थी। अब आता है इक्ता सिस्टम, जो इसने एक रेवेन्यू सिस्टम स्टार्ट किया था, इसमें इसने लैंड दिया था अपने ऑफिशियल्स को, और उस सिस्टम का जो नाम था वो इक्ता सिस्टम। पेपर में आएगा, इक्ता सिस्टम वाज फाउंडेड बाय, चालीसा वाज फाउंडेड बाय, रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज। आंसर क्या होगा हमारा, इल्तुतमिश भाई, ठीक है। अगर हम बात करें फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग, फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग किसको कहा जाता है, फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग कहा जाता है हमारे इल्तुतमिश को। इसने क्या किया, पेड आर्मी रिक्रूटमेंट चालू किया। चंगेज खान वाला पॉइंट हमने डिस्कवर कर लिया। और कॉइन्स में इसने 2 कॉइन्स ने स्टार्ट किया, टंका और जिताब, ठीक है। अब आता है, हम बात करते हैं अगले सुल्तान की, जो थी हमारी लेडी सुल्तान, मतलब रजिया सुल्तान। अब जो हमारी रजिया सुल्तान थी ये फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम लीडर थी। क्वेश्चन आता है कि मिडेवल इंडिया में कौन सी मुस्लिम लीडर थी जो कि एक महिला थी जिसने पूरे हिंदुस्तान पर राज किया। तो हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है रजिया सुल्तान, ठीक है। अब रजिया सुल्तान को डिफीट करने वाला कौन था, रजिया सुल्तान को डिफीट करने वाला था बहराम शाह, ठीक है। अब बात आती है कि ऐसा क्या हुआ। तो एक बात याद रखना है, जो कबीर सिंह था या कबीर खान था, दोनों थे खतरनाक बंदे, ठीक है। कबीर खान ने क्या किया, कबीर खान था लाहौर का, उसने क्या किया, उसने पूरा रज़ा सुल्तान के खिलाफ एक सिचुएशन क्रिएट की। इसने फिर अल्तुनिया जो था गवर्नर ऑफ भटिंडा, इसको भी बोला कि रज़ा सुल्तान के बारे में उल्टा बोला, और इसके कारण भटिंडा के जो थे ये और अल्तुनिया जो थे, इन लोगों ने पूरा मिलकर कबीर खान
इन्होंने पूरा करके रज़ा सुल्तान का जितना भी किंगडम था उसको आउटथ्रोन कर दिया। उसके बाद 3 छोटे छोटे रूलर है, ठीक है, और उन्होंने रूल किया, वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद कौन आता है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट रूलर है बलबन, जो बलबन थे, अब हमें बलबन के बारे में पढ़ना है। तो बलबन ने क्या किया, चालीसा को बैन किया। इन्होंने चालीसा को बैन क्यों किया, हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो इन्होंने अपने आसपास देखा कि जो मिनिस्टर्स थे, जो 40 लोग थे, वो कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा पावरफुल थे और वो किंग के लिए भी बहुत ज़्यादा, किंगशिप के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक थे। तो उन्होंने क्या किया, बलबन ने इसको किया कैंसिल, ठीक है। इन्होंने एक और सिस्टम चालू किया जो पेपर में डायरेक्ट उठ के कई बार आ चुका है, चाहे वो CDS हो, चाहे रेलवे हो, चाहे कोई से भी एग्जाम हो, कि पैबोज और सिजदा, ये जो 2 चीजें हैं, ये किसने स्टार्ट की थी, तो ये 2 चीजें स्टार्ट की थी बलबन ने, ठीक है। और एक था नौराज, जो कि एक मतलब न्यू ईयर सेलिब्रेशन था, ये भी बलबन ने स्टार्ट किया था, जिसको बाद में औरंगजेब ने बंद कर दिया था। ये चीजें याद रखने हैं। अब ये थे, इसको किस लिए जाना जाता है बलबन को सबसे ज्यादा, एक तो इस चीज के लिए और एक इस चीज के लिए, चालीसा को बैन करने वाला और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिलिट्री को अलग करने वाला, ठीक है। अब जो ये है, इन्होंने कौन सा टाइटल दिया था, इन्होंने जिल्ले-लाही, जैसे कि हमने वेलकम मूवी में बोलते हुए देखा है, जिल्ले-लाही आप ही कुछ करो, वैसे ही जिल्ले-लाही बहुत ही बड़ा टर्म था। तो इन्होंने जिल्ले-लाही टर्म शुरुआत किसने की थी, जिल्ले-लाही टर्म शुरुआत की थी बलबन ने, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि दिल्ली सल्तनत में जो स्लेव डायनेस्टी थी, क्योंकि ये पूरी डायनेस्टी जो हमने पढ़ी है, ये पूरी डायनेस्टी फर्स्ट डायनेस्टी थी, जो कि थी स्लेव डायनेस्टी, मतलब गुलाम वंश। अब ये स्लेव डायनेस्टी का हमारा एंड कहाँ होता है, उसका एंड रूलर कौन था, हमको ये भी पता होना चाहिए। तो जो कैकुआबाद था, वो था स्लेव डायनेस्टी का एंड रूलर, और कैकुआबाद को जलालुद्दीन खिलजी ने मारा था। ये पद्मावत वाला नहीं है, ये उसका चाचा जान था, जलालुद्दीन खिलजी ने मारा, और जिसके बाद हमारी खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट हुई। और खिलजी डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ेंगे अब अगली क्लास में। जब सो वेलकम अगेन। सो जैसा कि हमने बोला था कि मिडिवल इंडिया की पूरी एक सीरीज चलेगी, तो हमने लास्ट जो क्लास थी हमारी, उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था स्लेव डायनेस्टी। अब स्लेव डायनेस्टी के बाद जो हमारी सेकंड डायनेस्टी आती है, वो कौन सी आई थी, जैसे हमने बोला था कैकुआबाद को मारने के बाद जो हमारे आए थे, वो हमारे आए थे जलालुद्दीन खिलजी। कौन से खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। अब जलालुद्दीन खिलजी कौन थे, नहीं, ये रणवीर सिंह वाले जलालुद्दीन नहीं थे, ये थे उनके चाचा, जिन्होंने जलालुद्दीन खिलजी के जो चाचा थे, जिनके बाद में जिन्होंने अपना दामाद बनाया था इनको। ये खुद जब राजा बने थे, ये 70 साल के थे, और मंगोल का उस टाइम पे यहाँ पे था, पूरा मंगोल किंगडम यहाँ पे था। तो इन्होंने अपना किंगडम बचाने के लिए, जो उस टाइम पे मंगोल लीडर थे उलुग खान की बेटी से इन्होंने कर लिया शादी। क्या कर ली, शादी, और अपनी किंगडम को क्या किया, बचाया, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, जो देवागिरी था और जो उसका कैपिटल था येवुडू, उसको क्या किया, कैप्चर किया, किसकी मदद से, अपने नेफ्यू अलाउद्दीन खिलजी की मदद से, ठीक है। अब आते हैं हम अलाउद्दीन खिलजी, जो इतिहास का फेमस, एक बोलते हैं कि ये एक गुंडा था जिसको रणवीर सिंह ने प्ले किया था पद्मावत मूवी में, जैसे अलाउद्दीन खिलजी है, ठीक है। अब आते हैं इसके कॉन्केस्ट के बारे में देखें कि इसने कहाँ पे हमला किया। तो जो इसका पहला कॉन्केस्ट था वो कहाँ पे हुआ था, वो इसने किया था गुजरात के वाहेला में। कहाँ पे, वाहेला में। और इसमें जो जब किंगडम पे हमला किया था, तो इसके रूलर कौन थे, इसके रूलर थे कर्ण। कौन थे, रूलर कर्ण, ठीक है। अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने हमला किया अपने गुजरात पे इस पे, और जब वो सक्सेसफुल हुए, तो 1299 AD में इन्होंने अपना कैपिटल अनिलाबाद, जो कि गुजरात में है, वहां पे कर लिया शिफ्ट, ठीक है। अब अगर हम बात करें पूरे खिलजी डायनेस्टी में, तो जलालुद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था, हमको ये बात याद रखनी है, और अलाउद्दीन खिलजी ने जो जो चीज किया था, हमें वो सारी चीजें याद रखनी है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए थे, ठीक है। तो अगर हम बात करें कफूर खान की, जैसे हमको पता है कफूर खान जो उनके साथ बिन्ते दिल में भी था, ठीक है, रणवीर सिंह के साथ पद्मावत मूवी में। तो जो कफूर था वो ओरिजिनली एक हिंदू था, जिसको नुसरत खान ने इनको गिफ्ट किया था, ठीक है, और उनको मुस्लिम बना के उनका धर्म परिवर्तन करके कफूर खान को इन्होंने क्या किया, गिफ्ट किया। बाद में कफूर खान क्या बना था, मलिक नायब बना था। मलिक नायब क्या होता है, जो मिलिट्री का उस टाइम पे जनरल था इनका, वो बना था, ठीक है। अब आते हैं राजपुताना। तो हमको पता है कि जो हमारे अलाउद्दीन खिलजी थे, इनको क्या था कि राजपुतानाओं पे इन्होंने हमला किया था, लेकिन जो पहला हमला था जो इन्होंने किया था, वो किस पे किया था, रतन सिंह पे नहीं किया था। पद्मावत आएगी, रुको, अभी पहला हमला इन्होंने किस पे किया था, रणथंभौर पे किया था। रणथंभौर पे इन्होंने जब हमला किया था, वो 1300 से लेकर 1301 तक हुआ था,
और उसमें किया जो राजा था उस टाइम का वो थे हामिद देवा। अब बात आती है हामिद देवा थे कौन, तो जो पृथ्वीराज थर्ड थे वो उसके डिसेंडेंट थे, ठीक है। अब बात आती है जो हमारे फेवरेट पद्मावत, ठीक है, पद्मावत से रिलेटेड रणवीर सिंह। रणवीर सिंह ने किसके ऊपर हमला किया था, रणवीर सिंह ने शाहिद कपूर पे हमला किया था, मतलब रतन सिंह पे हमला किया था मेवाड़ के, और कब किया था, इसके 4 साल के बाद किया था, 1305 में किया था, ठीक है। अब बात आती है मार्केट सिस्टम की, क्योंकि जो अलाउद्दीन का मार्केट सिस्टम था इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अभी पूछते हैं कि इन्होंने कितने मार्केट बनाए थे, इन्होंने अलग अलग तरीके के 4 मार्केट बनाए थे, किसी में गुलाम बेचे जाते थे, किसी में कमोडिटीज बेचे जाते थे, और ऐसे करके इन्होंने टोटल 4 मार्केट बनाए थे। ये मोदी के बहुत ऐसे बोल सकते हैं जैसे कि मोदी ने जीएसटी ला के पूरा रेगुलेशन लाया था, इन्होंने अपने मार्केट में रेगुलेशन लाया था। कैसे, इन्होंने हर चीज का एक ऑर्डर बना दिया था। इन्होंने क्या किया था, स्मॉल डिपार्टमेंट बनाया था जिसको इन्होंने बोला था दीवाने रियासत, ठीक है, और जो ऑफिसर जो उनको गवर्न करते थे वो लोग थे नायाब ई रियासत, क्योंकि देखो दीवान ए रियासत मतलब रियासत बनाई है और उनका एक नायाब होगा, और नायाब कौन होंगे, नायाब होंगे ऑफिसर्स होंगे, ठीक है। अब बात आती है कि पहली बार डाक सिस्टम किसने लागू किया था। अब डाक सिस्टम होता क्या है, जैसे कि अगर हम आज के टाइम पे भी देखें तो घोड़े के ऊपर उनका मार्क देते हैं उनको, ठीक है, और उन जो मार्क हम उन पे लगाते हैं वो होता है दाग, ठीक है। तो उस टाइम पे डाक सिस्टम आया था ताकि अपनी मिलिट्री और जो दुश्मन की मिलिट्री है उसको पहचान सके किसी एक दाग से, तो दाग सिस्टम था। फिर उन्होंने हुलिया सिस्टम लाया था, और बात करते हैं फिर बाद में, तो उन्होंने जो कैपिटल किया था वो सीरी फोर्ट पे किया था, ठीक है। अब बात करें अलाउद्दीन खिलजी की, अगर हम और कामयाबियों के बारे में जो उन्होंने उस टाइम पे किया था, तो जो हमारा नॉर्थ इंडिया का मैप था, क्योंकि कोई सा भी अगर रूलर ज्यादा था नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया तक, तो नॉर्थ इंडिया पे इन्वेजन हो जाती थी, तो साउथ इंडिया को कभी कैप्चर कर नहीं पाते थे। जबकि अगर हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी की, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने विंध्या रेंज पे अटैक किया, और ये इकलौता ऐसे नॉर्थ इंडियन किंग थे जो दिल्ली सल्तनत के जिन्होंने विंध्या रेंज तक जो गए थे। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे और मोहम्मद बिन तुगलक थे, और मोहम्मद बिन तुगलक जो थे दौलताबाद में कैपिटल इन्होंने शिफ्ट किया था, लेकिन फेलियर के कारण इनको वापस भागना पड़ा था, ठीक है, तो वो भी आगे आएगा। अब बात करते हैं कि जो ये थे ये इतने ज्यादा एग्रेसिव थे, तो एक बात याद रखना, अगर कोई तुम एग्रेसिव बनोगे तो तुम्हारे साथ भी लोग एग्रेसिव बनेंगे। तो उस टाइम पे कौन से ज्यादा एग्रेसिव, मंगोल्स थे, इसलिए सबसे ज्यादा मैक्सिमम इन्वेजन इन्होंने मंगोल के टाइम ने अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे ही हुई, ठीक है। अब बात आती है अलाउद्दीन खिलजी की बिल्डिंग्स की, तो दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी को दिल्ली के लोग जो होते हैं ना बहुत ज्यादा प्यार करते हैं अलाउद्दीन खिलजी को। क्यों, पहली पद्मावत देखने को मिली, रणवीर सिंह ने बनाई थी इसके ऊपर। दूसरी हौस खास जो आज के टाइम पे लवर्स पॉइंट में बन गया, वो किसने बनाया था, इन्होंने बनाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। इन्होंने क्या बनाया, अलाई दरवाजा भी बनाया था, कुतुब मीनार की जो एंट्रेंस है, ठीक है। इन्होंने महल हजरत सतून भी बनाया था, जमियत खाना भी बनाया था, और हौस खास जैसा कि हमने डिस्कस किया, हौस खास मेट्रो स्टेशन का नाम भी आज वही है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि भाई मैं इतना सक्सेसफुल राजा हूं तो कुछ टाइटल तो होना चाहिए, तो जो इन्होंने टाइटल लिया, टाइटल इन्होंने ले लिया सिकंदर सानी, ठीक है। अब जो सिकंदर सानी था इन्होंने टाइटल खुद को दे दिया। अब जैसे कि हमने देखा कि बहुत सारे लिटरेचर में लोग काम कर रहे हैं, राइटर्स थे, तो इनके टाइम पे कौन राइटर था हमको ये जानना है। तो इनके टाइम पे जो राइटर था वो था खुसराओ। अब खुसराओ जो था उसको तूती हिंद भी कहा जाता था, और ये पर्शियन पोएट था, ये पर्शियन था जिसने पर्शियन पर्शो अरब रागाज भी बनाए थे। अब इसकी किताब के बारे में अगर बात करें तो इसकी किताब थी वो थी शबका हिंद, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, मॉडिफाई भी किया था इन्होंने वीणा को। अब बात करते हैं खिलजी डायनेस्टी में जो लास्ट रूलर थे, लेकिन उससे पहले हमको 2 चीजें और पता होने चाहिए, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने रियासत बनाई थी अलग अलग, मतलब मिनिस्ट्रीज बनाई थी, और इन मिनिस्ट्री पे बहुत बार क्वेश्चन उठा हुआ है कि दीवाने को ही किसने बनाई थी, किसके टाइम पे दीवाने को ही आई थी। तो दीवाने को ही किसके टाइम पे आई थी, ये सब किसके टाइम पे हुआ था, इसके टाइम पे हुआ था। कौन है, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। और दीवाने मुस्तकाक जो था वो किसके टाइम पे आया था, वो आया था इन्हीं के टाइम पे, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे, जो था रेवेन्यू के लिए, ठीक है। अब अगर हम लास्ट आइटम अगर हम बोले खिलजी डायनेस्टी का जो क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, वो है हमारा कि लास्ट रूलर कौन थे। तो जो लास्ट रूलर थे वो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी थे। कौन थे, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। और इनके बाद कौन सा है, इनके बाद कौन सी डायनेस्टी आई थी, इनके बाद जो हमारी डायनेस्टी आई थी तुगलक डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी।
और इसी में हमारे मोहम्मद बिन तुगलक थे, जिनको पागल राजा भी कहते थे। तो उनके बारे में पढ़ने के लिए अगली वीडियो में आना, और अगली वीडियो हमारी पूरी तुगलक डायनेस्टी के ऊपर होगी। गयासुद्दीन तुगलक ने कैसे किया, मोहम्मद बिन तुगलक कौन थे, फिरोज शाह तुगलक कौन थे, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल इनमें फिरोज शाह तुगलक थे, मुस्लिम्स के लिए काफी अच्छे राजा थे। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वेलकम अगेन। सो जैसे कि हमने अभी तक डिसाइड किया था और मैंने बताया भी था कि हम मिडिवल इंडिया की पूरी एक सीरीज ला रहे हैं। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया कि मुस्लिम इन्वेजन कैसे इंडिया के अंदर हुई, उसके बाद दिल्ली सल्तनत की कैसे फॉर्मेशन हुई, ठीक है, उसके बाद स्लेव डायनेस्टी क्या थी, उसके बाद हमने देख लिया कि खिलजी डायनेस्टी क्या थी। और ये सारी वीडियो जितनी भी हमने अभी तक डिस्कस किए, सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अब जो हमारे अगला है वो है तुगलक डायनेस्टी। लेकिन अब जैसे जितने भी लोग अभी आए हैं जो चैनल में नए हैं, वो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके शेयर करो अपने दोस्तों में, ठीक है। और जितना तुम शेयर करोगे उतनी रीच बढ़ेगी, उतना ज़्यादा कंटेंट भी आएगा। तो आते हैं दोबारा तुगलक डायनेस्टी पे। तुगलक डायनेस्टी, जो हमारी तुगलक डायनेस्टी है, इसके अंदर हमारा एक पागल राजा था जो कि वर्ल्ड फेमस पागल राजा है, मोहम्मद बिन तुगलक। वो आएगा यहाँ पे। लेकिन उसके पहले हमको याद रखना पड़ेगा एक GMF। अब ये GMF क्या है कि बहुत बार होता है कि जो ये तुगलक डायनेस्टी होता है उसमें एक नंबर में ही आ जाता है कि कौन सा पहला था, कौन सा सेकंड था, कौन सा थर्ड था। तो सबसे पहले था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक फर्स्ट राजा था, और इसने क्या किया था, इसने जो गयासुद्दीन तुगलक जो था ये एंटी अलाउद्दीन खिलजी था। मतलब एक चीज याद रखनी, अलाउद्दीन खिलजी ने जो जो किया था इसने सब कुछ उसका उल्टा किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, जो लैंड रिफॉर्म सिस्टम लाया था रेवेन्यू के लिए, वो अलाउद्दीन खिलजी लाया था। इसने क्या कर दिया, उस पूरे सिस्टम को कैंसिल कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो ये हमारे पास थे निजामुद्दीन औलिया। जो निजामुद्दीन औलिया थे वो जो हमारे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे, उनके टाइम में ये दोनों साथ में रहते थे। तो इन्होंने क्या किया, उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट कर लिया। इन्होंने कैनाल बिल्डिंग जो थी इन्होंने स्टार्ट की, और बाद की जो आज के टाइम में तुगलकाबाद फोर्ट दिल्ली के अंदर, जो बोलते हैं कि ऊपर से पूरी दिल्ली दिखती है, उस टाइम पे दिखती थी तुगलकाबाद फोर्ट की। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरा फोर्टिफाई करवाया तुगलकाबाद फोर्ट को। लेकिन अब उसके बाद आते हैं हमारे पागल राजा मोहम्मद बिन तुगलक। अब मैं बार बार इनको पागल राजा कह रहा हूं, तो आपको लगता होगा कि नहीं, टीचर को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं इनके बारे में बताता हूं आपको, फिर आपको डिसाइड करिएगा कि ये है कि नहीं है। पहली चीज इन्होंने क्या 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 गलत किया। पहली चीज इन्होंने की कि इन्होंने अपना कैपिटल दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट किया। ये क्या चाहते थे कि मैं नॉर्थ इंडिया के साथ मैं साउथ इंडिया को भी रूल करूं। तो साउथ इंडिया को रूल करने के इनके सपने ने क्या किया कि जब ये दौलताबाद गए, कैपिटल शिफ्ट किया, तो जो बाहर की विदेशी ताकतें थी, इनको छोड़ के, ये तो थे ही, इनको छोड़ के जो बाकी विदेशी ताकत थी वो भारत के ऊपर आके आक्रमण करने लग गई। फिर इन्होंने देखा कि इस तरह से ना मैं साउथ को कर पाऊंगा, ना ही मैं, और नॉर्थ भी मेरे से चला जाएगा। तो इन्होंने दोबारा दौलताबाद को शिफ्ट किया और दिल्ली में कैपिटल लगाया। तो भाई तुम ही बताओ कि जब दिल्ली में ही कैपिटल लाना था, दौलताबाद शिफ्ट किया ही क्यों, ठीक है। अब जो सेकंड आता है सिक्के। इन्होंने सिक्के स्टार्ट किया। इन्होंने क्या स्टार्ट किया, इन्होंने क्या बोला कि तुम लोग मेरे को चांदी के सिक्के दो, ठीक है, तुम लोग मेरे को तांबे के सिक्के दो, मैं उसके बदले तुम्हें चांदी के सिक्के दूंगा। मतलब इन्होंने चांदी के सिक्के बंद करके तांबे के सिक्के चालू किए। चलो भाई तुमने कर दिए, एक बारी के लिए तुम राज हो, तुमने जो मर्जी कर दिया, लेकिन उसके ऊपर कोई मोहर तो दो कि ये भाई साहब ये राज चिन्ह है, या फिर ये जो है हमारे किंग ने ये सिक्के चालू किए हैं। लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया, सीधा एक तांबे का सिक्का चालू कर दिया। अब मेरे घर में भी तांबा, अगर मैं उस टाइम पे था तो मेरे घर में भी तांबा था, मैंने अपने सिक्के चालू कर दिए और पूरे जितनी भी टेरिटरी थी हर जगह फैला दिया। तो इसके कारण उनको तांबे के सिक्के फिर दोबारा इनके इतने चल नहीं पाए, क्योंकि बिना मोहर के सिक्के कभी चल भी पाएंगे नहीं। और बाकी इन्होंने क्या किया कि ये ना बहुत महत्वाकांक्षा राजा थे। इन्होंने कहा कि मैं अटैक तो करूंगा। इन्होंने ईरान और खुसरान पर अटैक किया, लेकिन एक अटैक का टाइमिंग भी तो होती है। अब जब इन्होंने अटैक किया तो बर्फ गिर गई। अब जब बर्फ गिर गई तो ना इनके सोल्जर इधर जा पा रहे, ना इनके सोल्जर उधर जा पा रहे, तो कहाँ गए? फिर ये सोल्जर वहीं पे रह गए, फिर इनको वापस बुलाना पड़ा, तो अटैक हुआ नहीं। उसके बाद क्वारंचिल हिल कहाँ पे है? जो यही हमारे कुमाऊं रीजन थे, इन सारे रीजन में ये हमारे मोहम्मद बिन तुगलक ने अटैक करवाया और दोबारा फेल हो गए, ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज आती है, जो बोलते हैं कि फमाइन के लिए अपने रूल्स बदले किसने? सबसे पहली बार कौन सा ऐसा राजा था? मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन रूल्स बदले क्या? अगर मैं राजा हूं, ठीक है, मेरी प्रजा को कोई कष्ट है, अगर इस बार बारिश नहीं हुई, उनके पास फसल नहीं है, तो मैं राजा की तरह वो उनके जो भी टैक्स है उनको कम करूंगा। लेकिन इसने, महान बुद्धिमान मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया? उनके टैक्स को बढ़ा दिया।
तो प्रजा और परेशान। भाई तुम बताओ ना, तुम्हारे घर में पानी नहीं आ रहा 2 दिन से और मैं कहूंगा चलो मेरे को शावर लेना है, जबकि मैं पड़ोसी हूं, तुम करोगे? भाई तुम लोग मेरे को गाली देके भगा दोगे, ठीक है। और वैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक के साथ हुआ, तो लोग भी इनको टैक्स देने के कारण इनको बिल्कुल पसंद करते ही नहीं थे लोग, ठीक है। और ये तब था जब ये स्कॉलर थे, किस चीज में? मेडिसिन में, मैथ्स में और एस्ट्रोनॉमी में। तो इसीलिए कहते हैं पढ़ी लिखी सरकार भी कभी कभी ना कुछ कर नहीं पाती है, और ये उनके परफेक्ट एग्जाम्पल है। फिर आए इब्न बतूता। इब्न बतूता जो थे, इनके बारे में हमको पढ़ना है। इब्न बतूता क्या थे? 8 ईयर जो थे, ये लोग इसके दरबार में रहे थे। 1334 में ये आए थे। फिर इन्होंने क्या बोला, सुल्तान ने क्या किया, सुल्तान ने इसको अपना एनवॉय, अब बात करेंगे एनवॉय क्या होता है। भाई बंदे पूछते हैं ना, तो हमें मतलब पता होना चाहिए। दूत, अपना दूत बना के कहां भेजा? अपना दूत बना के भेजा कोरोना वायरस के शहर को, मतलब चाइना को, ठीक है। उस टाइम पे इन्होंने चाइना में भेजा। और सबसे बड़ी जो इन्होंने गलती की, इन्होंने विजयनगर एम्पायर की ना चाहते हुए स्थापना की। कैसे की? क्योंकि ये अभी विजयनगर एम्पायर अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन बस छोटे में अगर बिल्कुल ब्रीफ में बताए तो इन्होंने 2 लोगों को भेजा था कि जितने भी दंगे हो रहे हैं साउथ में उनको दबाओ। वो 2 लोग हिंदू थे, उनको मुसलमान बना के इन्होंने धर्म चेंज करके भेजा था। वहां पे जाके उन दोनों ने दोबारा अपना धर्म चेंज कर लिया और खुद का ही एम्पायर बना डाला, जिसको बोलते हैं विजयनगर एम्पायर, ठीक है। अब ये पहले सुल्तान थे जिन्होंने फमाइन के लिए रूल बनाया, हमने डिस्कस कर लिया। अब बात आती है जो बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कैनाल सिस्टम जो उस टाइम पे इंडिया में बना था, वो किसने बनाया था? हमारे पागल राजा ने बनाया था। और सोंधार लोन, जो पुअर फार्मर थे उनके लिए सोंधार लोन स्टार्ट किया था। लेकिन अब आते हैं हमारे फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक माना जाता है कि उस टाइम के लिए मुसलमानों के बहुत ही फेवरेट राजा थे और हिंदुओं के लिए उतने फेवरेट नहीं थे। क्यों? अब उनके बारे में पढ़ते हैं। उन्होंने क्या किया, उससे पहले जो ये थे, इनके पूर्वज भाई सब जिन्होंने जितना स्यापा मचाया था, ये आए, उन्होंने कहा कि सबको मैं ठीक तरीके से एडमिनिस्टर करता हूं। 23 तरह के अलग अलग टैक्स पहले लोग देते थे। उन 23 तरह की जगह पे इन्होंने कहा कि तुम बस मुझे 4 टैक्स दो। लेकिन ये उनके भी बाप थे। इन्होंने क्या बोला कि अगर तुम हिंदू हो, मतलब अगर तुम गैर मुस्लिम हो, तो मुझे टैक्स दो, दैट इज जजिया। अब भाई एक बात बताओ, बाहर से तुम आए हो, मुस्लिम लोग, तुम बाहर से आए हो, ठीक है, मुस्लिम राजा तुम हो, प्रजा हिंदू है, उसके बाद तुम बोल रहे हो अगर तुम मुस्लिम नहीं हो तो टैक्स दो, तो ये तो डबल टैक्स हो गया। अब प्रजा तो पूरी उस टाइम पे हिंदू ही थी मोस्टली, तो टैक्स बढ़ा। दूसरी बात, खर्च, क्या था, जितना तुम प्रोड्यूस करोगे 10% मेरा, बाकी तुम्हारा। जकत क्या, इनका जो जकत था वो क्या कहता था, जितना तुम्हारा जमीन 2.5% मेरा, बाकी तुम्हारा। और खाम्स 20%, जितना भी हम वॉर में लूटेंगे 20% मेरा, बाकी तुम्हारा। तो ये इनके थे। अब बात है, ये बहुत बड़े बिल्डर थे, ये भी बोल सकते हो उस टाइम के बिल्डर थे। इन्होंने सिटीज को बहुत बिल्ड किया था। अब जैसे आज के टाइम में हिसार हो गया हमारा, हिसार तो जानते ही है, फेमस है हिसार हमारा, हिसार हो गया, जौनपुर हो गया, फतेहाबाद हो गया, फिरोजाबाद हो गया, फिरोज शाह कोटला हमारा स्टेडियम हो गया। जो फिरोज शाह कोटला उस टाइम पे जो बनाया था, इन्होंने बनाया था, ठीक है। अब जो इन्होंने फिरोजाबाद उस टाइम पे कैपिटल बनाया था, अब आप एक बार देखिए, जैसे आपको जो कमरा होगा उसको आप ब्यूटीफाई करने के लिए चीजें ऐड करते हो, कभी कोई पेंटिंग लगा दी, कभी कुछ लगा दिया, तो ये तो फिर भी राजा थे, तो ये तो कुछ बड़ा करेंगे ना। तो इन्होंने क्या किया, टोपरा जो कि अंबाला से अशोक स्तंभ मंगाया, क्या अशोक स्तंभ लाओ, डालो मेरे कैपिटल पे पूरा डाल दो, डाला। और बाकी इन्होंने मेरठ से मंगाया। फिर इन्होंने क्या बनाया, इनको था गुलामों का शौक, समझ रहे हो, इनको था गुलामों का शौक। तो 1,80,000 गुलाम थे और उनके लिए इन्होंने पूरी मिनिस्ट्री बना दी, जिसका नाम दे दिया दिनवाने बंदगा। और दूसरा, मैंने बताया था मुसलमानों के लिए अच्छे राजा थे, तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने दीवाने खैरात चालू किया। इसमें जो मुस्लिम गरीब लड़कियां थी, जो माँ बाप थे, उनकी शादी, उन लड़कियों की शादी ये करवाते थे। और दरुल शिफा चालू कराया। दरुल शिफा क्या होता है, दरुल शिफा चैरिटेबल हॉस्पिटल, चैरिटेबल हॉस्पिटल की तरह काम करता है। अब आता है लिटरेचर। लिटरेचर जुआदिन बरानी ने काम किया था, बरानी ने, और इन्होंने फतवा ए जहानदारी एंड तारीख फिरोज शाही। तो जहां पे इसको याद करने का क्या तरीका है, फतवा फिरोज शाही, और हमारा कौन है राजा, फिरोज शाह तुगलक। तो ये सारी चीजें, भाई बंदा यहाँ पे नहीं रुका, ये बंदा था सेल्फ ऑब्सेस्ड, ठीक है, इसने बायोग्राफी लिख दी, ठीक है, इसके बारे में बायोग्राफी लिखी गई, और वो बायोग्राफी का क्या नाम था, फतवा फहूता फिरोज शाही, ठीक है। अब ये सारी चीज थी, ये भाई बहुत मतलब ऐसा होगा कि मैं राजा मैं राजा मैं राजा, ठीक है। फिर भाई जो खिर्ज खान था, खिर्ज खान ने कहा था रुको जरा सब्र रखो, उसने तैमूर को बुलाया। फिर यहाँ पे हुई तैमूर की इन्वेजन। भाई बंदा आया 1398 में, ठीक है, बहुत बड़े राजा थे तैमूर उस टाइम पे, माना जाता बहुत ही ज्यादा क्रूर राजा भी थे। तैमूर आए,
खिरज खान की मदद से, और इन्होंने सीधा बोल दिया जो दिखे उनको मारो। मतलब उन्होंने इतना खून बहाया कि ऐसे ही लोग बोलते हैं कि उन्होंने लाल खून नीला कर दिया, इतना खून बहाया। 1398 में तैमूर की इन्वेजन हुई खिरज खान की मदद से, और इसलिए खिरज खान को जो खिरज खान थे उनके लिए नई डायनेस्टी बनाई जिनका नाम था सैयद डायनेस्टी। अब ये सैयद डायनेस्टी क्या थी, कैसी थी, और लोधी डायनेस्टी क्या थी, कैसी थी, हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब ये जो जितनी भी चीजें हैं इससे पहले तुगलक खिलजी सारी डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगी और नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिल जाएगी। अगेन जैसे कि अभी तक हमने मिडेवल हिस्ट्री में मैंने बताया था आपको कि मिडेवल हिस्ट्री का हम पूरी एक सीरीज लाएंगे, तो मिडेवल हिस्ट्री के भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग पोर्शन पे आ गए हम, दिल्ली सल्तनत के बिल्कुल मिड में आ गए। इससे पहले हमने क्या क्या डिस्कस किया मिडेवल हिस्ट्री में कि ये मुस्लिम्स इन्वेडेड कैसे इन्होंने इन्वेड किया था, दूसरा दिल्ली सल्तनत कैसे बना था, स्लेव डायनेस्टी, उसके बाद खिलजी डायनेस्टी और तुगलक डायनेस्टी। अब जो है हम दिल्ली सल्तनत के बिल्कुल एंड पर आ गए हैं कि दिल्ली सल्तनत जो था इसमें क्या क्या रूल्स, जो सैयद और लोधी बचे थे, ये दो डायनेस्टी छोटी छोटी डायनेस्टी है, और इसके एडमिनिस्ट्रेशन कैसे थे हम आज की वीडियो में हम वो देखेंगे। तो जो हमारी 3rd नंबर की डायनेस्टी थी जो लास्ट हमने देखी थी तुगलक डायनेस्टी, और तुगलक के टाइम पे फिरोज शाह अपने पूरे उस पे था, अपने टॉप पे था, तो तैमूर ने इन्वेड किया था, और जब तैमूर ने इन्वेड किया था उसको इन्वाइट किया था और उसको असिस्ट किया था सैयद ने। जो खिरज खान था उसने क्या किया था, उसने ये सैयद डायनेस्टी की फॉर्मेशन करवाई थी, और ये इसको फिर क्या बनाया था, इसको बनाया गया था गवर्नर ऑफ मुल्तान एंड लाहौर, गवर्नर ऑफ मुल्तान एंड लाहौर, इसको बनाया गया था खिरज खान को। इसके बारे में बस सबसे ज़्यादा यही हमें समझना है कि तैमूर ने इन्वेड किया था, खिरज खान ने इसको मदद असिस्ट किया था और इसको यहाँ पे बना दिया था। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, इंटरनल केओस बहुत ज़्यादा हो गया। अब आप खुद ही सोचिए, जैसे कि अगर आप किसी और की गली में जा रहे हैं और उस गली में एक बंदे का आप उसका सर काट रहे हैं, उस गली में जाके रह रहे हैं, तो गली वाले एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे, इंटरनली केओस होंगे। वैसे ही खिरज खान के साथ हुआ। इसने क्या किया, फिरोज शाह के लिए तैमूर को तो बुलाया, तैमूर के हाथों उसको मरवा दिया, लेकिन क्या खिरज खान को उस टाइम का इंडिया करता एक्सेप्ट? नहीं करता। इसलिए उसके क्या हुआ, इंटरनल केओस हद से ज़्यादा बढ़ गए और इनका पूरा सैयद डायनेस्टी जो थी इसीलिए कोलैप्स कर गई है। बस इसमें एक चीज़ याद रखनी है, साया बिन अहमद बिन अब्दुल्ला सरहिंदी, इतना बड़ा नाम है, इन्होंने क्या लिखी, तारीख़ मुबारक शाही। तो इसको याद करने का क्या तरीका है, इसको याद करने का एक छोटा सा तरीका और प्यारा सा तरीका है। सरहिंदी साहब ने क्या लिखी, सरहिंदी ने लिखी मुबारक शाही पे और तारीख, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सैयद डायनेस्टी ये मोर देन इनफ है। अब हमें आता है लोधी डायनेस्टी पे। जो हमारी लोधी डायनेस्टी है इसको याद, इसका बहुत बार ऑर्डर आ चुका है बहुत एग्जाम्स में कि फाउंडर कौन था और वाइजेस्ट कौन था और लास्ट कौन था, ठीक है। अब जैसे कि हम इसको याद करने का क्या तरीका है, इसको याद करने का तरीका है लबासना, ठीक है। अब जैसे कि बहुत सारे मेरे फ्रेंड है वो कहते थे उनको लवासना जाना है और वो कह रहे हैं कि हम जाके रहेंगे, तो इसमें वैसे ही है, जो पहला है इसको फाउंडर लोधी डायनेस्टी का पहला कौन होगा, बहलोल लोधी, सेकंड सिकंदर लोधी, और जो लास्ट में बच जाएगा इब्राहिम लोधी। इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि इब्राहिम लोधी के साथ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत पे किसने अटैक किया था, बाबर ने अटैक किया था और इसको तो भगा दिया था वहाँ पे, और अपना पूरा मुगल एम्पायर इसने स्थापित कर लिया था बाबर ने। तो सबसे फाउंडर जो थे वो थे बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ने क्या किया, तैमूर ने जब अटैक किया था इंडिया पे तो इन्होंने पंजाब वाला हिस्सा जो था इन्होंने यहाँ पे अपने हिसाब से कैप्चर किया था। उसके बाद सिकंदर लोधी, ये बोला जाता है कि वन ऑफ द वाइजेस्ट एंड एबलेस्ट किंग ऑफ लोधी डायनेस्टी थे। तो इनको वाइजेस्ट एंड एबलेस्ट क्यों बोला जाता था, क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या किया, मिलिट्री सिस्टम को पूरा रिफॉर्म लाया था, उसके अंदर जितनी भी चीज़ें सुधरनी चाहिए थी उनको सुधारा था, स्पाई सिस्टम को इन्होंने बढ़ावा दिया था, और क्या किया था इन्होंने, जजिया जो था उनको रीइम्पोज कर दिया था। और इन्होंने देखिए कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था और इल्तुतमिश ने उसको फिनिश किया था, लेकिन रिपेयर किसने किया था, इन्होंने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, वहाँ पे अलाई दरवाज़ा बनाया था। और इन्होंने ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स, ऑडिटिंग जो अकाउंट्स की होती है हमारे टाइम नहीं, इनके टाइम से चली आ रही है, इन्होंने ऑडिटिंग भी करवाया था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने क्या किया था, मेजरिंग यूनिट दिया था जिसको सिकंदरी गज कहते हैं। क्या कहते हैं, गज सिकंदरी। अब ये इसको याद करने का तरीका कि गज सिकंदरी किसने दिया था, तो बस इसको कुछ नहीं करना, शुरुआत लास्ट का आई ड्रॉप कर दो, सिकंदर याद करो और सिकंदर लोधी के पास जाओ, बस खत्म। गज ए सिकंदरी किसने दिया हुआ, सिकंदर लोधी ने दिया था। अब आता है कि ये इन्होंने क्या किया था, पर्शियन में भी काम किया था, और जो पर्शियन में जो इन्होंने लिखी थी वो थी गुलरुखी किताब लिखी थी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज
कि इनको इतना एबलेस्ट एंड वाइजेस्ट कहते ही क्यों हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, आगरा, और आगरा में ही आगे जाके हमारे जो भी ताजमहल, ये जितनी भी बड़ी बड़ी चीज़ें बनी है, ये इन्होंने कैपिटल, इसको इन्होंने सिटी को फॉर्म किया था, और सिटी को फॉर्म करने के बाद इसी को इन्होंने अपना कैपिटल बनाया था। अब इस पूरे हमारे दिल्ली सल्तनत की सबसे जो चीज़ें हमें एडमिनिस्ट्रेशन सीखनी है, क्योंकि किसी भी रिफॉर्म में उसका एडमिन ब्लॉक का काफ़ी अच्छा रोल होता है, तो हमें इनमें बारे में सीखना है। हमने देखा यहाँ पे इक्ता सिस्टम बना था, स्टार्टेड बाय इल्तुतमिश। अगर आपको नहीं पता तो आपको ये इल्तुतमिश वाली वीडियो देखनी चाहिए, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी जो चीफ जस्टिस था, जैसे कि आज के टाइम पे भी हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी जस्टिस होता है, चीफ जस्टिस होते हैं, तो उनका था काजी ई मुमालिक। दीवाने इंशा जो था उनका था करस्पॉन्डेंस का डिपार्टमेंट। जो दीवाने अरीज था वो था मिलिट्री, जहाँ पे अरीज आ गया वो मिलिट्री से रिलेटेड, आप इसको चीज समझ लीजिए। और दीवाने रिसालत, रिसालत में क्या हुआ था, इनको यहाँ पे अपील करने का मौका मिलता था, तो ये दीवाने रिसालत बना था। और दीवाने इस्तिकाक क्या होता, यहाँ पे इन्होंने पेंशन किया था। और दीवाने मुमालिक, इन्होंने न्यूज़ एजेंसी बनाई थी रॉयल्स के लिए, और इंटेलिजेंस, आप इंटेलिजेंस बोल सकते हो, न्यूज़ एजेंसीज बोल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हमारी दिल्ली सल्तनत में हमने कवर की। तो हमने यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी सीखी, हमने यहाँ पे खिलजी डायनेस्टी सीखी, हमने यहाँ पे तुगलक डायनेस्टी सीखी, और तुगलक डायनेस्टी के कारण विजयनगर एम्पायर भी आया था। विजयनगर एम्पायर भी हम अब कवर करेंगे अगली वीडियो में। और आपको ये सारी चीज़ें, आपको यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा सैयद और जो सैयद डायनेस्टी थी और हमारी लोधी डायनेस्टी एडमिनिस्ट्रेशन। वेलकम अगेन। जैसा कि मैंने बोला था आपको कि मिडिवल हिस्ट्री के बारे में अलग अलग चीज़ें जैसे हमने डिस्कशन में की है कि स्लेव डायनेस्टी क्या है, उसके बाद खिलजी डायनेस्टी क्या है, मुस्लिम इन्वेजन कैसे हुई, और तुगलक डायनेस्टी क्या है, सैयद लोधी डायनेस्टी, और दिल्ली सल्तनत का एंड कैसे हुआ। तो अभी तक हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की। अब जो हमारा अगला जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिलीजियस मूवमेंट, जो अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं और यहाँ से क्वेश्चन उठ के आते हैं, तो हम इसको कवर करेंगे। तो बात आती है सूफीज़म की। सूफीज़म में क्या मानते थे, सूफीज़म में ये मानते थे कि यहाँ पे मतलब हिंदू मुस्लिम यूनिटी वो पूरा मेंटेन करना चाहते थे, और वो सीधा मानते थे कि ये डाइविनिटी है और हमको उसको पूरा फुलफिल करना है। सूफीज़म को ये सपोर्ट किससे करते थे, अपने म्यूजिक एंड डांस से, म्यूजिक एंड डांस से, ठीक है। औरंगजेब ने इसको बाद में कहा कि ये किसी काम का नहीं है, इसने बंद कर दिया औरंगजेब के हिसाब से। इसको स्टार्ट किसने किया था, बाबा फरीद ने। और 13 सेंचुरी में ये 14 सिलसिला हुए थे। इसको डाइविनिटी का कंसेप्ट मिला था, डाइविनिटी के कंसेप्ट के पे ही ये चला था। और एक टर्म आया था जियारत। अब जियारत पूछ लेते कितनी बार कि व्हाट इज जियारत। अब जियारत में क्या होता है, जियारत में इनके सूफीज़म के हिसाब से क्या होता है कि कोई इनके मोहम्मद है, मोहम्मद जो लोग होते हैं, मोहम्मद की पिलग्रिमेज करा जाए या फिर किसी सूफी संत की पिलग्रिमेज किया जाए तो उसको जियारत कहते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा सूफीज़म के बारे में। बाबा फरीद ने इसको फाउंड किया था, बस इसके बारे में। और अनकंडीशनल लव था, जो ये था सूफीज़म का प्राइमरी फंक्शन। उसके बाद आता चिश्ती। जो चिश्तीस थे, इनको चिश्ती को फॉर्म किसने किया था, ख्वाबा अबुल चिश्ती, ठीक है। ये फाउंडर थे। लेकिन इंडिया के अंदर इसको कौन लाया था, वो लाया था मोइनुद्दीन चिश्ती। जो मोइनुद्दीन चिश्ती है, यही अजमेर शरीफ, जो इनके टूम जहाँ पे बना है, जहाँ पे इनका मकबरा है, वहाँ पे अजमेर शरीफ, इनका अजमेर शरीफ बना। और ये किसके साथ आए थे, मोहम्मद घोरी के साथ आए थे। ये डिसाइपल, जो इनके डिसाइपल थे वो थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है। और जो आमिर खुसराव, जैसे कि हमने देखा था लास्ट वीडियो में, अलाउद्दीन खिलजी और अल बरूनी, ये दोनों जो थे ये चिश्ती को फॉलो करते थे। और अभी जितनी भी चीज़ आमिर खुसराव और खिलजी और अल बरूनी, जो कि हमारे मोहम्मद गजनी के साथ आया था, मोहम्मद और गजनी के साथ आया था, इन सब की वीडियो के बारे में अगर आपने नहीं देखा तो वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगी। फिर हम अगले मूवमेंट पे आते हैं, जो थी कादरी। जो कादरी थी, उनको फॉर्म किसने किया था, शेख मोइनुद्दीन कादिर जिल्लानी। अगर हम शॉर्ट में बोले तो हमको याद क्या रखना है, कादिर जिल्लानी याद रखना है। कादरी मूवमेंट किसने याद की थी, कादरी जिल्लानी ने किया था। और एक जो दारा शिकोह थे, अब बात आती है कि दारा शिकोह कौन थे। दारा शिकोह जो थे सन ऑफ शाहजहां थे। कौन थे, सन ऑफ शाहजहां। इन्होंने 2 चीजों के बारे में काम किया और 2 किताबें लिखी। और इनको जो किताब थी वो थी सफीनत और सकीनत। और कौन थे, औलिया के थे, ठीक है। याद करने का तरीका, सफीनतुल औलिया, सकीनतुल औलिया। तो जो औलिया के ऊपर जो किताब लिखी थी एस से, वो दारा शिकोह ने लिखी थी, ठीक है। अब अगर हम बात करें नक्शाबंदी की, तो नक्शाबंदी के बारे में क्या होता है, देखिए
अब अगर हम बात करें ठीक तरीके से, जो कश्मीर का नक्शा है वो हम लोग आज भी नहीं बांध पाए, अगर समझने के टर्म में बोले तो हम उसके हिसाब से करते हैं। तो ये कश्मीर का हमने आज तक नक्शा नहीं बांध पाए, तो ये कहाँ से फाउंडर, इसका जो नक्शाबंदी था ये कहाँ पे हुआ होगा, ये कश्मीर में हुआ होगा, ठीक है। और बहुत दिन हो गए हम लोग नहीं कर पाए, तो इनके फाउंडर का कैसे नाम हम याद करेंगे, बहुद्दीन, ठीक है, ख्वाजा बहुद्दीन, ठीक है, बहुद्दीन नक्शबंदी, ये कश्मीर में थे। और इनके टाइम में जो राइटर थे वो थे मीर दर्द। इनके दिल में बहुत ही ज्यादा दर्द था, इसलिए इन्होंने किताबें लिख दी, दर्द दिल और दूसरी शाम महफिल। और जो फिरदौसी और जो कादरी थे ये इनको भी फॉलो करते थे, ठीक है। अब ये तो हो गया पूरा इस्लाम के अंदर कैसे रिलीजियस मूवमेंट हुआ। तो अब जो भक्ति मूवमेंट हुआ वो हिंदुज्म के अंदर भी हुआ, कोई ना कोई तो पक्का वहां पे। तो वो जो मूवमेंट हुआ था वो हुआ था हमारा भक्ति मूवमेंट। अब भक्ति मूवमेंट क्या कहता था, भक्ति मूवमेंट कहता था कि मैं भक्ति मूवमेंट का क्या मानना था कि मोनोथिज्म में मानता था। अब आता है कि मोनोथिज्म क्या होता है। मोनोथिज्म कहता है हिंदू मुस्लिम एक बराबर एक चीज होती है, अल्टीमेट राइचियसनेस है हिंदू मुस्लिम के बारे में। और ये बोलते थे कि हम ये भक्ति मूवमेंट करके अपने बिलव्ड गॉड से मिल सकते हैं। इनके हिसाब से दो कंसेप्ट थे। कौन कौन से दो कंसेप्ट थे, एक निर्गुणा और एक सरगुणा। निर्गुणा को याद करने का क्या तरीका है, डीएमके, ठीक है। डीएमके मतलब क्या मतलब होता है, डीएमके का मतलब होता है, इसमें 3 लोग थे। एक था दादू दयाल या फिर डाडू दयाल, कुछ भी आप बोल लीजिए। दादू दयाल ने एक किताब लिखी थी जिस किताब का नाम था बानी। कितनी बार पूछ सकते हैं कि जो बानी किताब लिखी थी वो किस में से करते थे, निर्गुणा में से करते थे या फिर सरगुणा में से करते थे, तो वो निर्गुणा में से करते थे, ठीक है। और वो किसने लिखी थी, दादू दयाल ने लिखी थी। अगर हम बात करें गुरु नानक जी की, तो गुरु नानक जी ने किस में मानते थे, वो मोनोथिज्म में मानते थे। इसीलिए हम आज भी देखते हैं कि जो सिख धर्म है वो हिंदू मुसलमान में अंतर नहीं करता है, क्योंकि इन्होंने मोनोथिज्म का कंसेप्ट बताया था और इन्होंने इसको गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर भी इनकी काफी ज्यादा रचनाएं हैं। और जो कबीर है, जैसे कि हमने देखा कबीरदास जो थे वो रेखपाल और होली, ये जो 2 किताबें हैं इन्होंने इनके बारे में लिखा और डाइविनिटी के बारे में इन्होंने बताया है। इनका भी यही मानना था हिंदू मुस्लिम एक बराबर, ठीक है। अब आते हैं सरगुणा। सरगुणा जो थे वो कौन थे, पहले जो थे तुलसीदास। जैसे कि अब कितनी बार केबीसी में भी आपने देखा है रामचरितमानस किसने लिखा है, गीतावली किसने लिखा है, गीतावली किसने लिखा है, जानकी पार्वती मंगल किसने लिखा है, तो सब के सब राइटर कौन थे, तुलसीदास। ये सारी किताबें और जो जो मूवमेंट्स हुए थे उनके बारे में। अब बात आता है रामानंदा। रामानंदा ने क्या किया था, जो हमारा नॉर्थ इंडिया है वहां पे भक्ति मूवमेंट का उन्होंने अलग कंसेप्ट दिया था और इनको बोला था बैरागी। क्या बोला था, बैरागी, ठीक है। अगर हम बात करें अपने अगले की, तो हमारे जो अगले इसमें आते हैं सरगुना में, वो होते हैं हमारे सूरदास। जो हमारे सूरदास हैं, हम बोलते हैं कि अगर आपने कोई मूवी भी देखी होगी स्लम डॉग मिलियनेयर, उसमें भी बोलते हैं सूरदास का गाना गाओ दर्शन दो घनश्याम नाथ, और उसमें आंख फोड़ देते हैं। तो उसी की तरह सूरदास हमको पता चलते हैं कि वो ब्लाइंड थे और वो आगरा में रहते थे। और सूरसागर, सूरसागर क्या था, सूरसागर इनका अल्टीमेट वर्क था जिनके अंदर इन्होंने लॉर्ड कृष्णा के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी थी। और उसके बाद आता गोरखनाथ। अब योगी की बात करते हैं। योगी एग्जैक्टली जो ये योगी थे, ये नाथ हिंदू टेंपल में थे, लेकिन ये हमारे यूपी वाले योगी नहीं है। ये जो थे, इनका जो गढ़ बना था, असली में जो गढ़ बना था वो हिमालयन रीजन में बना था। तो आता है मीराबाई। जो मीराबाई थी, इन्होंने पदावली में कृष्णा के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी थी। और जो मीराबाई थी, इनके बारे में एक और चीज आती है कि इनकी कौन से लैंग्वेज में लिखती थी, तो मीराबाई बंगाली लैंग्वेज में लिखती थी, ठीक है। तो हमको ये 2 चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए। फिर आते हैं चैतन्य और दूसरे हैं चैतन्य महाप्रभु। इनके 2 अलग अलग काम थे। चैतन्य ने क्या किया था, वैष्णविज्म फैलाया था। और किसके अंदर फैलाया था, ये इन्होंने बंगाल के अंदर फैलाया था। किनके अंदर, बंगाल के अंदर। और जो दूसरा है जो चैतन्य महाप्रभु, ये महाप्रभु ने तो कुछ अच्छा ही काम किया होगा, बड़ा काम किया होगा। इन्होंने कीर्तन सिस्टम लाया था। जो आज हम घर घर कीर्तन करते हैं, वो बनाने वाले कौन थे, महाप्रभु थे। और जो शंकर देवा था, प्रभु देवा नहीं है पहली बात, ये शंकर देवा है। शंकर देवा ने क्या था, इन्होंने 2 पार्ट इनके बनाए थे। इन्होंने बोला था कि जो पूरा एंटायर यूनिवर्स है, एक या तो अश्वतंत्र होगा या तो स्वतंत्र होगा। इनके बारे में ये था। ये हमारा निर्गुणा और सरगुणा खत्म हुआ। अब कुछ है भक्ति जो साइंस होता है महाराष्ट्र के। अगर हम बात करें महाराष्ट्र में, तो जो नामदेव थे, ये पहले क्या थे, ये पहले टेलर थे। क्या थे, टेलर थे। इन्होंने बाद में वरकारी सेक्ट बनाया। क्या बनाया, वरकारी सेक्ट बनाया और विथोपा भगवान की पूजा करने लग गए, ठीक है। फिर आया था तुकाराम। जो तुकाराम था, इन्होंने भी विथोपा के ऊपर बहुत सारी पोएट्री लिखी। अब आया एकनाथ।
जो एकनाथ थे, इन्होंने क्या किया, जैसे कि नाम से पता चल रहा है एकनाथ, इन्होंने एक वेरिएंट बनाया। क्या बनाया? वेरिएंट बनाया। किसका? गीता पुराण का, गीता पुराण का। और जो आया रामदास, ये क्या थे? रामदास थे इन्होंने किस पे काम किया था? इन्होंने काम किया था डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड इनका बुक का नाम, डैशबोर्ड भी बोलते थे, लेकिन डैशबोर्ड से याद रहेगा। उसके बाद तानेश्वरे। अब तानेश्वरे ने क्या किया था? तानेश्वरा ने क्या किया था? जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है तानेश्वरा, इसको पूरा रेगुलेट करने के लिए जो इन्होंने, इनका बुक का नाम था वो था ध्यानेश्वरी। और इन्होंने क्या किया था? कमेंट्री की थी। क्या की थी? कमेंट्री की थी। किसके ऊपर? भगवत गीता के ऊपर, ठीक है। और इन्होंने अपनी कमेंट्री को लिखा था। तो ये सारे अलग अलग सेंट्स थे और अलग अलग मूवमेंट्स थे जो उस टाइम पे आए थे। अब एक जो छोटा सा पार्ट रह गया है जो भक्ति मूवमेंट में, कि सिख गुरुज भी थे, जिनमें एक का सर औरंगजेब ने कटवा दिया था, और एक और मुगल रूलर थे जिन्होंने कटवाया था। तो ये सिख गुरुज के बारे में अगर हम देखेंगे तो हम अगली वीडियो में देखेंगे। सो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू, वेलकम अगेन। सो जैसे कि हमने देखा था कि मिडिवल इंडिया में हमने क्या क्या की चीज़ें करी, सूफीज़म हमने देखा, रिलीजियस मूवमेंट देखा, तो उसमें एक और चीज़ थी जो पैरेलली चल रही थी उस टाइम पे, और वो क्या थी? वो सिखिज़म थी। अब बात आती है कि हमें सिखिज़म के बारे में पढ़ना है, तो सिखिज़म में हमें टोटल हमको पता होने चाहिए कि 10 गुरु थे, और 10 गुरु के इनके नंबर कैसे थे? पहले जो थे गुरु नानक, उसके बाद अंगद, अमरदास, रामदास जी, अर्जुन देव जी, हरगोविंद जी, हरिराय जी, हरिकृष्ण जी, अर्जुन देव जी, गुरु गोविंद सिंह, ये टोटल इनके नंबर थे, ठीक है। अगर हम बात करें तो गुरु नानक जी ने क्या किया था? गुरु नानक जी ने सिखिज्म को एस्टेब्लिश किया था। क्या किया था? सिखिज्म को एस्टेब्लिश किया था। जो गुरु अंगद थे, गुरु अंगद ने क्या किया? जो गुरु अंगद ने मेनली जो इनका काम था गुरु नानक जी का, उनको इन पूरे काम को कंपाइल किया, उनकी बायोग्राफी को, और उसको जो नाम दिखा, इन्होंने नाम दिया वो जन्म सखी लिखा और गुरुमुखी स्क्रिप्ट लिखा। और एक और चीज़ है जो हमें गुरु अंगद के बारे में जाननी चाहिए, इनके जो 63 हाइम्स है, ये गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी गई थी, ठीक है। अब बात आती है अमरदास जी ने क्या बोला? अमरदास जी ने बोला कि जो हिंदू और मुस्लिम है एक साथ बैठ के इंडियन किचन करना, उन्हें इंडियन किचन करना चाहिए, मतलब हिंदू मुसलमान एक साथ बैठ के खाना खा सकते हैं, ठीक है। ये इन्होंने बोला था। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने अलग अलग कल्चर और रिलीजन को एक साथ जोड़ने का काम किया, जो कि सिखिज्म का काम है। और रामदास जी ने क्या किया? उन्होंने दल खालसा की फॉर्मेशन की। अब दल खालसा क्या है? सिख आर्मी, अगर बोल सके कि सिखों के जो गुट बने थे, और सिख आर्मी जो सिखिज्म को फैलाते थे और सिखिज्म को प्रोटेक्ट करते थे, लोगों को प्रोटेक्ट करते थे, उन्होंने, रामदास जी ने इसकी फॉर्मेशन की। अब आते अर्जुन देव। अर्जुन देव जी जो थे, इनको क्या किया? जो जहांगीर था, जो जहांगीर मुगल का एक राजा था, उसने एग्जीक्यूट किया, उसने मतलब इनको एग्जीक्यूट किया, एलिमिनेट किया। क्यों? क्योंकि जो इन्होंने खुसराव था, जो कि जहांगीर का एक रिबेलियन सन था, उनको इन्होंने क्या किया? उनको इन्होंने पनाह दी। क्या दी? पनाह दी। किसने एग्जीक्यूट किया? जहांगीर ने। तो हमको दो चीजें याद रखनी पड़ेगी कि जो मुगल्स थे, उनमें से दो मुगल ने दो सिख गुरु को एग्जीक्यूट किया था। कौन कौन से थे वो? एक थे जहांगीर और एक था औरंगजेब। अब अगर हम इनका नंबर देखिए कौन कौन से नंबर में किया था, तो अर्जुन देव को और अर्जुन तेग को किया था। तो अगर हम बात करें तो नंबर जो था वो 4 और 9 नंबर के जो गुरु थे उनको किया था, ठीक है। इस जो जहांगीर ने किया था, ये इसने क्यों किया था? क्योंकि इन्होंने खुसराव को प्रोटेक्ट किया था, जहांगीर के रिबेलियस सन को। और औरंगजेब ने रिलीजियस पर्पस के लिए अर्जुन तेग जी जो थी उनको एग्जीक्यूट किया था। तो ये दो मुगल हमको याद रहने चाहिए, और ये दो सिख गुरु भी, इनके नंबर भी याद रहने चाहिए जो सिख गुरु के नंबर थे। उसके बाद आते हैं हमारे हरिगोविंद। जो अर्जुन देव जी है, इनका नंबर 5 था, सॉरी, हरिगोविंद, ठीक है। अब जो ये हरिगोविंद थे, इन्होंने मीर और पीर का कंसेप्ट दिया था। और जो हरिराय थे वो हमारे 7th नंबर के गुरु थे, और हमारे जो 8th नंबर के थे वो थे हरिकृष्ण। अब जो हरिकृष्ण है, जैसे हमको पता है कि दिल्ली में एक बहुत ही फेमस वो है बंगला साहिब गुरुद्वारा, और ये गुरुद्वारा किन्होंने बनवाया था? वो हरिकृष्ण जो थे, जहाँ पे इनकी मजार है, तो वहाँ पे ये बंगला साहिब गुरुद्वारा बना। अब आया अर्जुन तेग। जो अर्जुन तेग था, इनको किन्होंने एग्जीक्यूट किया? इनको औरंगजेब ने एग्जीक्यूट किया। और जहाँ पे जो इनकी याद
बाद में जो बनाया गया था वो बनाया गया था रकाब साहिबगंज। फिर आया गुरु गोबिंद सिंह। जो गुरु गोबिंद सिंह जी आए थे तो ये लास्ट गुरु थे और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब थी, सॉरी गुरु ग्रंथ साहिब जो थी उनको इन्होंने कंप्लीट किया था। गुरु ग्रंथ साहिब को इन्होंने क्या किया था, कंप्लीट किया था। तो ये हमारे टोटल 10 सिख गुरु थे जिन्होंने सिखिज्म की फॉर्मेशन की थी और इन्होंने पूरे हिंदू और मुस्लिम को एक बराबर से देखा था और उनके लिए एक बराबर से इन्होंने काम भी किया था। सो एक फाइनल चीज जो इनके राज में हुई थी, इन्होंने मिसल की फॉर्मेशन की थी। अभी मिसल क्या होता है, ये क्वेश्चन आ भी चुका है बहुत बार और आ भी सकता है कि इन्होंने क्या किया, 12 स्टेट ऑफ सिख कॉन्फेडरेसी जो था उसको इन्होंने मिसल बोला था। तो ये पूरी सिखिज्म के बारे में बहुत ही जितना हमें जानना चाहिए कि कौन कौन से गुरु थे, जहांगीर ने किनको एग्जीक्यूट किया था और औरंगजेब ने किनको एग्जीक्यूट किया था और कैसे किया था और सिखिज्म का पर्पस क्या था, तो ये सारी चीजें हैं। सो जो हमारा आज का मिडिवल इंडिया का है वो मुगल अंपायर जो था, इतना बड़ा मुगल अंपायर, उसके बारे में हमें पढ़ना है और सीखना है। इससे पहले हमने पूरे दिल्ली सल्तनत को कवर किया, जो भी सूफीज्म और रिलीजियस मूवमेंट था उसको कवर किया, और उससे पहले जो कैसे मुस्लिम इन्वेजन हुआ था उसको कवर किया। इन सब की आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन नीचे मिल जाएगा, ठीक है, लिंक का जितना भी होगा सब डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। और अब अगर हम बात करते हैं मिडिवल इंडिया की, तो मिडिवल इंडिया में जो हमारा मुगल एम्पायर था उसकी स्थापना किसने की थी, बाबर ने की थी, ठीक है। अगर हम बात करें बाबर की, तो बाबर अपने आप तो आया नहीं था, इसको इन्वाइट किया गया था। किसने इन्वाइट किया था, दौलत खान लोधी ने और आलम खान ने। अब ये जो आलम खान था ये इब्राहिम लोधी का चाचा जान था, ठीक है। अब ये आया तो लड़ाई हुई होगी, पक्की बात है, जंग के लिए। तो इसने क्या किया, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था जो इब्राहिम लोधी के खिलाफ लड़ा गया था 1526 AD में। लेकिन ये बाबर था, इतने में रुका नहीं। उसके बाद उसने क्या किया, बैटल ऑफ खानवा किया 1527, एक साल के बाद बैटल ऑफ खानवा किया। उसके बाद बैटल ऑफ चंदेरा किया एक साल के बाद, और बैटल ऑफ घाघरा जो हुआ था इसमें जो मोहम्मद लोधी था उसी को मार दिया था, जहां पे ये लोधी डायनेस्टी को खत्म करने आया था और लास्ट में पूरा इसने खत्म कर दिया बिहार के अंदर, ठीक है। ये पूरी चीज थी बाबर के अंदर। अब बाबर इतने इफेक्टिव तरीके से इतनी सारी लड़ाइयां कैसे जीत रहा था, क्यों, क्योंकि इसने क्या स्टार्ट किया था, इसने गन पाउडर जो था इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया था, इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया था गन पाउडर। अब जो गन पाउडर और आर्टिलरी था ये पूरा इंडिया के लिए बिल्कुल नया था, इसलिए इसका कोई तोड़ था ही नहीं किसी के पास। तो बाबर ने अटैक किया और जीता। फिर इसने अपनी जो भी राजशाही थी अपने बेटे को दिया, हुमायूं। हुमायूं दिल का एक साफ बंदा था, ऐसा हिस्ट्री पढ़ के हम लोगों को समझ में आता है, क्योंकि हुमायूं ने जितना भी लैंड मास था अपने बाकी के 3 भाइयों के साथ बराबर बराबर बांटा था। अब एक बात आती है कि हुमायूं नामा किसने लिखा था, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा था। ये भी माना जाता है कि फीमेल हिस्टोरियन जो थी जिन्होंने किताब लिखी थी एक फेमस, वो था हुमायूं नामा। अगर हम बात करें तो उनके बाद क्या हुआ, हुमायूं को भागना पड़ा था अपने पूरा जान बचा के। क्यों, क्योंकि शेरशाह सूरी जो उस टाइम के अफगान थे वो आए और उन्होंने हमला किया बैटल ऑफ चौसा पे। अब जब बैटल ऑफ चौसा पे इन्होंने हमला किया 1539 में, तो इनको ये भागना पड़ा 15 साल के लिए। फिर जब इनकी डेथ हुई और इनके जब बेटे हुए थे शेरशाह सूरी के, तो उनके साथ इन्होंने लड़ाई करके अपना दोबारा 1555 में अपना किंगडम को दोबारा रीगेन किया था। लेकिन 1556 में इनकी डेथ हो गई थी क्योंकि ये अपने लाइब्रेरी के स्टेयर से गिर गए थे। इन्होंने अपने दीन पनास जो थे, दीन पनास ये इन्होंने पूरे अपने किंगडम में इनको लगवाए थे, ठीक है। ये हो गया हमारे हुमायूं के बारे में। अब जैसे कि हम एक डेली सोप में भी आता था, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर। अब हमारा अगला टॉपिक क्या होगा, अकबर। अगर हम बात करें अकबर की, तो अकबर जब राजा बने थे वो मात्र 13 साल के थे, क्योंकि इनके पापा की डेथ जो हुमायूं थे जल्दी हो गई थी। तो बहराम खान जो थे इनके गार्डियन थे, अगर वो चाहते तो अकबर को मार के गद्दी ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए बहराम खान को एक अच्छा आदमी इतिहास में याद किया जाता है। बहराम खान ने 13 साल में इनका राज अभिषेक किया और 1556 में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ, जहां पे इन्होंने हेमू को मार के सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जीता। अब जो अकबर के लाइफ टाइम में अकबर ने बहुत सारी लड़ाइयां जीती, बहुत फोर्ट पे कब्जा किए, लेकिन जो फेमस लड़ाई है, फिर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लड़ाई है, वो है बैटल ऑफ हल्दी घाटी। अब बैटल ऑफ हल्दी घाटी में राणा प्रताप थे जो चित्तौड़ के, उनको हराया था।
और अकबर ने क्या किया, अकबर क्या मानते थे, अकबर मानते थे मोनोथिज्म में, एक धर्म या फिर हिंदू मुस्लिम की यूनिटी, ये सारी चीज़ों में अकबर मानते थे। तो उन्होंने क्या सोचा कि अगर कोई मुसलमानों के लिए कोई धर्म के हिसाब से टैक्स नहीं है तो गैर मुसलमानों के लिए जजिया कैसे हो सकता है, ये गलत चीज़ है। तो इसलिए उन्होंने जजिया को क्या किया, अबॉलिश किया, और पिलग्रिमेज पे भी कोई टैक्स वगैरह नहीं लगाया। फिर अब बात आती है कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन्होंने कौन सा किया था, अपनाया था। तो इनके टाइम पे जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था उसको जब्ती कहते हैं, दैट इज जब्ती सिस्टम भी कहते हैं। तो ये था। अब आते हैं इनके टाइम में जो इनके दरबार में 9 रत्न थे, उन 9 रत्न का नाम था 9 नवरत्न, उनको वही नवरत्नास कहते हैं, ठीक है, मोनोथिज्म में मानते थे। और ये दीन-इल्लाही जो था इनके टाइम में टाइटल दिया गया था, ये रिलीजियस और स्पिरिचुअलिटी में एक करने के लिए, बिना धर्म बिना जात के एक करने के लिए दीन-इल्लाही का कंसेप्ट इन्होंने दिया था। लेकिन अब बात करें हिस्टोरियंस की, जो राइटर्स थे, तो इनके टाइम में राइटर कौन थे, जो एक फेमस राइटर थे वो थे अबू फजल। अब बात आती है कि ये अबू फजल थे कौन और इन्होंने काम क्या किया था। तो जो अबू फजल थे वो इनके नवरत्न में से एक रत्न थे इनके दरबार के। इन्होंने किताब लिखी थी एन ए अकबरी, ये बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आया है और आता रहेगा, तो इसको ठीक तरीके से देखना है। अब जो एक थे फादर मॉन्सेरेट, जो फादर मॉन्सेरेट थे इन्होंने अकबर के दरबार में विजिट किया था, अकबर के कोर्ट में विजिट किया था और उनके बारे में इन्होंने अपनी बुक में लिखा था। ये हो गया हमारा अकबर तक कंप्लीट। फिर आया जहांगीर। जो जहांगीर था ये अकबर का एल्डेस्ट सन था जिसका नाम था सलीम। इनकी शादी हुई नूरजहां से। अगर हम बात करें नूरजहां, तो नूरजहां अपने आप में एक इतिहास रचता है। नूरजहां में क्या हुआ था, इनको 2 टाइम में बांटा गया था, एक प्री नूरजहां और एक एंटी नूरजहां। तो प्री नूरजहां में क्या किया, नूरजहां जो थी इतनी पावरफुल थी कि जो कॉइन थे उनके टाइम पे उन पे नूरजहां की फोटो आती थी। और इन्होंने क्या किया, जो इनका बेटा था खुर्रम, जिनका असली नाम जो था शाहजहां, और ये खुर्रम नाम पड़ा कब था, जब ये कांगड़ा के बाद अहमदनगर को जीते थे, तब शाहजहां, जब जहांगीर ने ये खुर्रम का नाम शाहजहां दिया था। इन्होंने इनकी शादी जो थी अपने भाई की बेटी से करा दी थी नूरजहां ने। ये तो हो गया प्री टाइम। अब एक एंटी टाइम था, जो सारे के सारे लोग, जो नूरजहां की पॉलिसी थी बिल्कुल बदल गई थी और वो किसी भी तरीके से मुगल एम्पायर के लिए ठीक नहीं थी, तो लोग उनके एंटी चले गए और इसलिए उनको एंटी नूरजहां टाइम भी बोलते हैं। अब आता थे लड़ाई की। जो जहांगीर थे, जहांगीर ने पहली जो लड़ाई जीती थी वो राणा अमर सिंह के साथ सामने जीती थी, ठीक है। अगर अब बात करें कि इनके टाइम में कौन से ट्रैवलर आए थे, जैसे कि अकबर में आए थे फादर मॉन्सेरेट, इनके टाइम में कौन से आए थे, इनके टाइम में आए थे कैप्टन हॉकिंग्स एंड सर थॉमस रो। और कैप्टन हॉकिंग्स एंड सर थॉमस रो, इनकी वजह से ही जो अंग्रेज था इनका ट्रेड ने एक रफ्तार पकड़ ली, या हम ये बोल ले कि भारत में और विदेशी ताकतें आ गई ताकि उसको और लूट सके। क्यों? क्योंकि जो जहांगीर था इन्होंने फ्री परमिशन दे दी सर थॉमस रो को कि आपको फैक्ट्रीज लगानी है, आप लगाओ। कहां कहां पे? सूरत, अहमदाबाद, आगरा, बड़ौदा, इन सब जगह पे इनकी फैक्ट्री लग गई। अब इनके बाद आते हैं खुर्रम। खुर्रम का असली नाम क्या था? शाहजहां। जो शाहजहां थी, इनकी शादी किससे हुई थी हम सबको पता है, जिनके लिए ताजमहल बनाया था और आज तक भी बोलते हैं तेरे लिए मैं ताजमहल बनवा दूंगा। क्या नाम है उनका? मुमताज महल। मुमताज महल। अब इनके लिए इन्होंने ताजमहल बनवाया था और इनका असली नाम खुर्रम था। तो इन्होंने बहुत सारे आर्किटेक्चर बनवाए थे, तो इसलिए बोलते हैं कि गोल्डन टाइम ऑफ आर्किटेक्चर था। किसका गोल्डन टाइम ऑफ आर्किटेक्चर था? ये हमारे जो मुगल एम्पायर था उसका। इन्होंने लाल किला बनवाया, इन्होंने ताजमहल बनाया, इन्होंने जामा मस्जिद तक बनवाया। और जो बात करते हैं कोहिनूर हीरा जो था, इन्होंने क्या किया था, एक तख्त बनवाया था पिकॉक शेप का, जिसकी आंख में कोहिनूर हीरा बिल्कुल गड़ा हुआ था। तो ये सारी चीजें शाहजहां ने बनाई। तो जितना भी आर्किटेक्चर था हम देख सकते हैं शाहजहां ने वो सारी चीजें की थी। अब इनका टाइम थे। अगर हम बात करें ट्रैवलर्स की, तो उसके ट्रैवलर्स थे, कौन कौन से ट्रैवलर्स थे हमको वो देखने हैं। एक थे हमारे फ्रेंच ट्रैवलर। फ्रेंच ट्रैवलर के अंदर कौन कौन थे? एक ट्रेवेनियर और एक बर्नियर। और जो दूसरे थे हमारे इटालियन ट्रैवलर। अब आते हैं इटालियन ट्रैवलर के अंदर कौन थे, तो जो हमारे इटालियन ट्रैवलर के अंदर थे वो थे हमारे मानुची। कौन थे? हमारे मानुची। और इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था स्ट्रोवियो दोर मैगोर। हमको बस ये बुक का नाम याद करना है। तो ये हो गया हमारा जहांगीर, शाहजहां, अकबर, हुमायूं, बाबर वगैरह सब। अब हमारा जो अगला आता है वो आते हैं हमारे औरंगजेब। अब ये जो औरंगजेब है इनको बोलते थे बहुत ही ज्यादा निर्दयी राजा थे।
इनका दूसरा नाम क्या था? इनका दूसरा नाम आलमगीर था। इन्होंने अपना नाम रखा था आलमगीर। आलमगीर का क्या मतलब होता है? आलमगीर का मतलब होता है कॉन्करर ऑफ वर्ल्ड। क्या होता है? कॉन्करर ऑफ वर्ल्ड। अब बात आती है कि इन्होंने जोधपुर पे हमला करवाया था, जोधपुर पे हमला करा के उससे जीता था। तो जोधपुर पे हमला करने के बाद क्या हुआ था, वहां के जितने भी छोटे छोटे साम्राज्य थे वो सब एक साथ आ गए और उनको ऐसा लगा कि ये इन्होंने जोधपुर में हमला करके इन्होंने गलत किया, इसने हम सबके सम्मान को ठेस पहुंचाई है। तो उसके आसपास के जितने भी छोटे छोटे राज थे वो सब एक साथ हो गए। औरंगजेब का टाइम वो टाइम था जब मराठा राज्य जो इनका पूरा टाइम किस पे चला गया था? मराठा को दबाने में। और मराठा को दबाने में अगर इसको याद रखना है तो एक मूवी आई थी तन्हाजी, उसमें भी देखा जा रहा था कि औरंगजेब और मराठा साम्राज्य के बीच में लड़ाई कंटिन्यूसली चल रही थी, जिसमें औरंगजेब का पलड़ा भले ही भारी था लेकिन लड़ाई दोनों चल रही थी। और उन्होंने सोचा था कि मराठा साम्राज्य को दबा पाएंगे, जिसमें पूरी तरीके से वो कामयाब नहीं हो पाए थे। अब बात आए हैं कि औरंगजेब ने क्या किया। औरंगजेब ने क्या किया, जो हमारे गुरु तेग बहादुर थे उनको असैसिनेट किया था रिलीजियस पर्पस के लिए। और इसने क्या किया था, जो कालीमा सिस्टम होता था कॉइन्स पे, वो कालीमा को क्या किया था, इसने डिसकंटिन्यू किया था। ये अपने आप में सेल्फ ऑब्जेस्ट था, इसलिए इसने क्या अपने आप को टाइटल दिया था कि मैं जिंदा पीर हूं, जिंदा पीर का टाइटल दिया था। और जो नौराज था, जैसे कि हमने देखा था, जो बलबन ने पुरानी वीडियोज में जब हमने दिल्ली सल्तनत में किया था उसमें एक बलबन था, और जब बलबन के बारे में हमने देखा था तो उसने नौराज को फॉर्म किया था कि न्यू ईयर को सेलिब्रेट करेंगे। इसने नौराज को अबॉलिश कर दिया। फिर आता है इसने सती को भी अबॉलिश किया और इसने जजिया को दोबारा रीइंपोज कर दिया। और जो म्यूजिक एंड डांस था, जो सूफिज्म फैला रहा था, क्या फैला रहा था? सूफिज्म, उसको इसने क्या कर दिया? बैन कर दिया। अब अगर बात करते हैं लेटर मुगल की, तो जो मतलब अब ये लेटर मुगल क्या है और इससे पहले वाले मुगल कौन थे, ये क्वेश्चन उठना चाहिए। लेटर मुगल कौन से थे? ये मुगल के अंदर ही इन्होंने राज किया था, मुगल एम्पायर के वंशज थे, लेकिन ये इतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे जितने ज्यादा ये सारे पावरफुल थे। बाबर, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद हमारे अकबर, उसके बाद शाहजहां, जहांगीर, शाहजहां और लास्ट में जो औरंगजेब थे। उनके बाद जो के रूलर थे वो ये थे। अब आता है क्वेश्चन कि पहले लेटर मुगल में कौन आते हैं, तो बहादुर शाह। दूसरे में कौन आते हैं? जहांदार शाह। अब जैसे हमने देखा कि इसने जो जजिया था इसको इम्पोज किया, फिर इसको दोबारा जहांदार ने क्या किया, उसको बंद कर दिया, अबॉलिश कर दिया। फिर आया फर्रुख शायर। फर्रुख शायर कौन था, ये एक इंपॉर्टेंट है। फर्रुख शायर वो बंदा था जिसने पूर्ण तरीके से अंग्रेजों को कहा कि भारत को लूट लो। किस तरीके से? इन्होंने बोला कि ब्रिटिशर्स को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, नॉन टैक्स पेएबल होंगे ये लोग, ठीक है। और उसके बाद आया मोहम्मद शाह। अब जब मोहम्मद शाह था वो कौन था? मोहम्मद शाह के बारे में एक चीज याद रखनी है कि इसने उर्दू लैंग्वेज को पैट्रोनाइज करा था। क्या किया था? उर्दू लैंग्वेज को पैट्रोनाइज किया था। उसके बाद आया अहमद शाह अब्दाली, जिसके ऊपर एक और मूवी बनी है, कौन सी? पानीपत। कौन सी मूवी? पानीपत। यहाँ पे क्या हुआ, इसने 2 बार इंडिया पे अटैक किया और 2 बार इन्वेजन किया और एक बार ये दिल्ली तक पहुंच गया था। और जो यहाँ पे हुआ था जो अटैक, उसको कहते हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें क्या हुआ, जो सदाशिव राव और जो इनके बेटे विश्वास राव जो कि पेशवा थे मराठा साम्राज्य के, इनकी डेथ हुई थी इसके। उसके बाद आया था आलम शाह सेकंड। अब आलम शाह सेकंड के बारे में हमें क्या चीजें याद रखनी है? जो आलम शाह थे उन्होंने क्या किया था? बैटल ऑफ बक्सर किया था, क्योंकि जो फर्रुख शायर थे उन्होंने क्या दिया? ब्रिटिश को टैक्स फ्री सिस्टम दे दिया। उसके बाद क्या हुआ, आलम शाह ने, वो ब्रिटिश इतने ज्यादा पावरफुल हो गए इतने छोटे स्पैन ऑफ टाइम में कि वो ओवरटेक करने के लिए आ गए थे। तो इन्होंने क्या किया, कासिम और दौला, इन दोनों के साथ सुजाउद्दौला, इन दोनों के साथ इन्होंने मिलकर बैटल ऑफ बक्सर किया, जिसमें अंग्रेजों ने इनको बुरी तरीके से हरा दिया था। फिर अकबर 2 आए और उसके बाद बहादुर शाह सेकंड। जैसे कि मंगल पांडे, अगर देखी होगी आप लोगों ने तो उसमें भी है कि मंगल पांडे ने इनको बोला था कि हमारा साथ दो, और जब इन्होंने ऐसा किया था तो इनको ब्रिटिशर्स ने नजरबंद कर लिया था। तो ये सब तो हो गए हमारे मुगल एम्पायर और लेटर मुगल। फिर अब बात आती है कि हम मुगल के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या था। तो इनके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारी चीजें थी। जैसे कि अगर बात करें एक कंसेप्ट की, तो इनके पास एक पहले वकील था। अब बात करते हैं वकील क्या था, कब तक था, क्यों था, किस लिए था। तो पहले राजा का एक वफादार था जो कि राजा को बहुत ज्यादा
सारा इंपॉर्टेंट सामान देता था और उसकी पूरी रक्षा करता था सारे मिनिस्ट्री की तरह। तो ये एक लौता बंदा था जो कि वकील था, यही सारे मिनिस्ट्री को हैंडल करता था, यह वकील। अब हुआ क्या कि हुमायूं और अकबर तक तो ये वकील जो था बहराम खान जैसे ईमानदार लोग थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इसको डिसइंटीग्रेट करके अलग अलग मिनिस्ट्रीज बना दी गई। अब जैसे कि एक है मीर बख्शी, उसमें मिलिट्री आ गई। दूसरी है चीफ काजी, उसमें जुडिशियल पर्पस आ गया। तीसरा है अमील, उसमें जुडिशियल हेड आ गया। और कानूगो, उसमें हेड अकाउंटेंट आ गया। तो ये सारी चीजें हो गई। तो ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन भी खत्म हो गई मुगल एम्पायर की। अब अगर हम बात करें, जैसे कि हमने बोला था कि शेर शाह सूरी ने हुमायूं के टाइम पे आए थे और बैटल ऑफ चौसा में हुमायूं को हरा के उन्होंने कब्जा किया था। अब बात करें शेर शाह सूरी की, तो शेर शाह सूरी जो थे अफगान थे, लेकिन ये फर्स्ट अफगान थे नहीं, ये सेकंड अफगान रूलर थे। तो अब बात आती है कि फर्स्ट अफगान रूलर कौन होंगे, तो फर्स्ट अफगान रूलर कौन होंगे, फर्स्ट अफगान रूलर थे जो लोधी डायनेस्टी आई थी, वो थे फर्स्ट अफगान रूलर। ये सेकंड अफगान रूलर थे, ठीक है। उसके बाद ये इनका जो एम्पायर था वो 47 सरकार में बटा था। कितनों में बटा था, 47 सरकार में बटा था। और उनके बाद इन्होंने जो कंस्ट्रक्शन कराई थी, कौन कौन सी कंस्ट्रक्शन कराई थी, पुराना किला इन्होंने बनवाया था। और इन्होंने क्या बनवाया था, इन्होंने जीटी करनाल रोड बनाया था। ये माना जाता है कि जीटी करनाल रोड जो है ये काबुल तक है, काबुल तक बनी थी। और इन्होंने सराइज बनाए थे, ठीक है। अगर बात करें हिस्टोरियंस इनके टाइम में, तो जो हिस्टोरियंस था वो कौन सा हिस्टोरियंस था, वो था अब्बास खान। अब्बास खान ने क्या लिखा था, तारीख शेरशाही इन्होंने लिखा था। अब बात आती है कि इन्होंने और क्या किया था शेरशाह सूरी ने। तो जो रुपया है, रुपया पहली बार किसने बनाया था, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो रुपया और दाम जो था पहली बार शेरशाह सूरी ने बनाया था। और ये एक एक्सप्लोजन में मर गए थे, जहां पे जो कि कलिंजर फोर्ट को हथियाने में ये गए थे। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपने एम्पायर को 47 सरकार में बांटा था। और इनके साथ ही शेरशाह सूरी जब एक्सप्लोजन में मरे थे, फिर मोहम्मद शाह आए थे और मोहम्मद शाह से दोबारा हुमायूं ने जीता था। तो यहाँ पे हमारा पूरा ये मुगल एम्पायर खत्म होता है एज सच। और इसके बारे में अब जो हमारा बचा है, वो एक बचा है हमारा मराठास और एक बचा है हमारा विजयनगर एम्पायर। तो वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, थैंक यू।